सीजीएल मेंस के एग्जाम आप लोगों के आने वाले हैं और सीजीएल मेंस को लेकर के आपके दिमाग में यह है कि किस तरह का पैटर्न पूछे जाने वाला है। 30 सवाल कौन कौन से टॉपिक से पूछे जाएंगे। तो यहां आपके पास में एक्सपेक्टेड जिस तरह का पेपर आप लोगों का रहने वाला है, जो उसका लेवल होगा, टॉपिक वाइज कितने क्वेश्चंस आप लोगों से और कौन से टॉपिक से सवाल पूछे जाएंगे, इसको ध्यान में रखते हुए ये सेशन मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। इन मॉक्स को आप मिस मत करना। मैं गारंटी के साथ मैं आपको कह रहा हूं कि सीधा सीधा आपको जिस लेवल के सवाल मैं यहां पे दिखा रहा हूं, जिन टॉपिक्स के सवाल आपको मैं दिखा रहा हूं, एग्जाम में उसी तरीके से रिफ्लेक्ट होंगे। ठीक है, इस लेवल पे मैं आपको अपडेटेड रखता हूं। साथ के साथ एनालिटिकल रीजनिंग में आप लोगों की बहुत ज्यादा डिमांड थी एनालिटिकल रीजनिंग के सेशन के लिए, तो एनालिटिकल रीजनिंग का सेशन मैं ऑलरेडी ला चुका हूं। 2 पार्ट आप लोगों के आ चुके हैं, आपको बस अब अपनी तैयारी पे जुट जाना है। लास्ट के समय पे एनालिटिकल रीजनिंग का रिवीजन और इन मॉक्स को आपको लगाना है। ये मॉक्स आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। सीजीएल और सीएचएसएल मॉक्स के लिए तो डायरेक्टली बिल्कुल डिक्टो पैटर्न आपको यहां पर देखने को मिलेगा, और बाकी एसएससी एग्जाम्स के लिए भी बहुत ज्यादा यूजफुली आपके पास में है। तो आइए बिना देरी के इसकी शुरुआत कर देते हैं हम लोग। चलिए, सवाल है हमारे सामने। एक निश्चित कोड भाषा में नॉइज को लिखा जाता है 59141519 के रूप में, तो उसी भाषा में डोरमेंट को किस तरीके से लिखा जाएगा। लेटर से नंबर की कोडिंग आपको दे रखी है। इन प्रश्नों में सवाल दिखते ही अप डाउन फॉर्मेट में आपको लिखना है। जैसे यहां देखिए, यहां आपको दे रखा है नॉइज NOISE और इसकी मैचिंग आपको दे रखी है 59141519 के साथ। ठीक है, सबसे पहले जो ऑर्डर हमारे पास में है, सर N होता है 14, O होता है 15, I होता है 9, S होता है 19, E होता है 5। ध्यान से देखो, एक चीज आपको तुरंत ट्रिगर होनी चाहिए, अगर नहीं होती है तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। एग्जाम्स के अंदर ये वाला पैटर्न के ऊपर कई बार सवाल आप लोगों के पूछे गए पिछले 2-3 साल के अंदर। एडिक्यूटी भी पूछ रहा है, इससे पहले वाले वेंडर भी पूछ रहे थे। ध्यान से देखो, क्या हमें कोई भी यहाँ पे अंक अलग दिखाई दे रहा है? सारे के सारे अंक वो हैं जो यहाँ दिखाई दे रहे थे। ठीक है, और जब एजिटेस अंक आपको दिखाई दे रहे हैं तो सीधी सी बात है कि क्रम के साथ में रिलेशन है। हो सकता है पहले से पहले का, पहले से आखिरी, क्रॉस या सेक्शन वाइज, या हो सकता है हमारे पास में अरेंजमेंट हो इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर के आधार पे। ये पैटर्न आपके दिमाग में तुरंत क्लिक होने चाहिए जैसे आपको ऑर्डर समान दिखता है। यहां आप देखो 5 हमारे पास 5 9 14 15, तो 14 हमें इस जगह दिखा, 15 हमें इस जगह दिखा, 19 हमें इस जगह दिखा, 5 हम कह सकते हैं यहां पर है, 9 हमारे पास यहां पर है। तो इस तरीके से जब आपको डिक्टो यहाँ पे डिजिट्स दिखाई दे रहे हैं तो आपके दिमाग में क्लियर हो कि या तो फर्स्ट से फर्स्ट का पैटर्न या पहले से आखिरी का पैटर्न होगा, क्रॉस होगा, सेक्शन वाइज पैटर्न होगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर आपके पास में हो सकता है। यहाँ हो क्या रहा है हमारे पास में, अगर आप इनको बढ़ते हुए क्रम में लिखते हो तो ई सबसे छोटा है, ई के बाद में आई आएगा, आई के बाद एन, एन के बाद ओ, ओ के बाद में एस होगा। ध्यान से देखो, सबसे पहले ई का ऑर्डर, फिर आई का ऑर्डर है, फिर एन का ऑर्डर है, फिर ओ का ऑर्डर है और फिर एस का ऑर्डर है, यानी बढ़ते क्रम में इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, चलिए खत्म करो। डोरमेंट की अगर हम लोग बात करें तो यहां हमारे पास इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा। सबसे छोटा है ए से बड़ा हमारे पास में डी है, डी के बाद में एम है, एम के बाद एन है, ओ है, आर है और टी हमारे पास में है। तो 1 4 13 14 15 18 और 20 हमारे पास यहां पर है। ठीक है, कौन से विकल्प में आपको दिया है कि सर 1 4 13 14 15 18 20 हमारे पास दे रखा है डी विकल्प के अंदर। डी हमारे पास में करेक्ट आंसर यहां पर होगा। क्लियर, बढ़ते क्रम में इंक्रीजिंग ऑर्डर। नेक्स्ट हो, यहां देखो निश्चित कूट भाषा में ऑनेस्ट को लिखा जाता है NTRHUU। लेटर से लेटर की कोडिंग है, 6 अक्षर का हमारे पास शब्द है, 6 अक्षर का कोड दे रखा है। मतलब सीधी सी बात है, एक अक्षर के लिए एक अक्षर आया है, आपको पता करना है कौन सा पैटर्न होगा, पहले से पहला, पहले से आखिरी, या क्रॉस या सेक्शन वाइज, किस तरह का पैटर्न लगेगा। इन चारों में से ये आपको पता करना है। चलिए, सबसे पहले अप डाउन फॉर्मेट में आप इसे लिखोगे। जैसे सवाल आपको दिखाई देता है अप डाउन फॉर्मेट में आप इसे लिखोगे। ठीक है, अब देखो इनका ऑर्डर हमारे पास में कि सर ये 8 है, 15 है, 14 है, E5 S19 T20 है, U21 U21 H8 है, R18 T20 है, N14 हमारे पास यहाँ पर है। अब आप देखोगे कि सर रिलेशन देखें, 8 से 14 प्लस का 6, 15 से 20 प्लस का 5 प्लस का 4 प्लस का 3 रिलेशन दिखाई दे रहा है। यहाँ प्लस का 6, यहाँ प्लस का 5, यहाँ प्लस का 4, यहाँ प्लस का 3, ये प्लस का 2 और ये प्लस का 1। क्या दिखाई दिया हमको? पहले से पहले का पैटर्न है। और लॉजिक क्या है? पैटर्न दिखा है फर्स्ट से फर्स्ट, और लॉजिक है सर हमारे पास एक सीरीज का लॉजिक यहाँ पे है।
प्लस 6 5 4 3 2 1 इस तरीके से श्रृंखला में लॉजिक लगा है। बहुत कॉमन सा ये तर्क है। इसके ऊपर एडीक्यूटी ने भी बहुत क्वेश्चंस पूछे हैं, 6-7 पेपर एडीक्यूटी भी कंडक्ट करवा चुका है। इससे पहले टीसीएस भी इसके ऊपर काफी क्वेश्चंस आप लोगों से पूछ चुका है। ठीक है, अब देखो इसी तरह का लॉजिक आपको इनफ में लगाना है। दो तर्क दे रखे, यहां भी आप देखोगे प्लस का 6 प्लस का 5 प्लस का 4 प्लस का 3 प्लस का 2 प्लस का 1 एज इट इज लॉजिक है। यही लॉजिक इनफ में लगा दो तो सर प्लस का 6 करेंगे तो 5 और 6 11, प्लस का 5 करोगे तो एस होगा, प्लस का 4 करोगे तो एस होगा, प्लस का 3 करोगे तो हमारे पास में यहाँ पे एक्स होगा, प्लस का 2 करोगे तो आई होगा, प्लस का 1 करोगे तो एच आई हमारे पास यहाँ पर होगा। कौन से विकल्प में है कि सर के डबल एस एक्स डबल आई हमारे पास में डी विकल्प में दिया हुआ है। एज इट इज सेम लॉजिक आपको यहाँ पर फॉलो करना है। नेक्स्ट आइए, सवाल हमारे पास में यहाँ पर ये देखो मिसिंग नंबर का पैटर्न आप लोगों से पूछ रखा है। अब मिसिंग नंबर जब भी आपको एक मैट्रिक्स के रूप में पूछा जाए, जब भी इस तरीके से ब्लॉक्स के रूप में पूछा जा रहा है, एक मैट्रिक्स के रूप में आपके सामने है, और अगर ऐसा सवाल आपके सामने आता है तो ध्यान से देखना, हमारे पास 4 तो कॉलम है और 3 रो है। ठीक है, तो लॉजिक हम इस तरीके से देख सकते हैं 4 में, बट हमें इंडिकेट हो रहा है यहाँ पे सबसे बड़ी संख्याएं अलग से। ये जो संख्याएं हैं ये बाकी दोनों की तुलना में काफी बड़ी है। तो हमारा इनिशियल जो सवाल में लॉजिक देखने के लिए पैटर्न होगा या थॉट प्रोसेस होगा वो ये कि हम इन दोनों संख्याओं से ये 245 कैसे आएगा ये देखा जाए। अब यहां भी देखो एक नंबर विजन है, अगर आप देख पा रहे हो तो सवाल आपके सामने वैसे ही घुटने टेक देगा कि सर ये नंबर विजन क्या है। नंबर विजन है कि संख्या को देख करके आप ये देख सको कि वो किस संख्या के स्क्वायर के पास में है, किस संख्या के क्यूब के पास में है, या उसके फैक्टर्स क्या हैं, या उसमें कोई पर्टिकुलर मल्टीपल आपको दिखाई दे रहा है, या किसी पर्टिकुलर संख्या के गुणनफल के रूप में उसे देखा जा सकता है। अगर ये चीजें संख्या को देखते ही आप बता पा रहे हो तो आप ये समझ लो सही थॉट प्रोसेस आपके पास में है ऑलरेडी इन प्रश्नों को लेकर के, वो नंबर विजन आपके पास में है। जैसे अगर अगर आप में से किसी के दिमाग में ये चीज दिख रही है कि हमें ये संख्याएं 7 का मल्टीपल दिख रही है, तीनों 7 के मल्टीपल हैं, ठीक है, ऐसी स्किल्स है तो ये सवाल वैसे ही खत्म है। और नहीं तो हमें किस तरीके से देखना होता है, देखो जैसे 14 है और 21 है, इससे 245 कैसे आएगा। तो मैं जितना बताता हूं उतना पेन और दिमाग एक साथ चला लेना। मैं हमेशा कहता हूं पेन और दिमाग चलाओ, पेन चलाना 2 सेकंड, और इससे आपके दिमाग में जो आप सोचते हो वो प्रोसेस बहुत फास्ट हो जाता है और आप 100% आंसर पे पहुंचते हो बिना टाइम को वेस्ट किए। तो इन प्रश्नों में आपको इतना सा करना है, जैसे इनका योगफल लिख दो कितना है 35, इनका डिफरेंस लिख दो कितना है 7, और इनका गुणनफल भी अगर देखा जाए तो उसकी आवश्यकता नहीं है हमको, क्योंकि गुणनफल की रेंज में नहीं है ये। इनका गुणनफल 105 है, इन दोनों का गुणनफल इससे बड़ा होता है, इन दोनों का गुणनफल इसके आसपास होता है, यानी गुणा की रेंज में नहीं जा रहा है, ये हमें दिख रहा है, करने की आवश्यकता नहीं है। समय जहां बच सकता है बचाएंगे हम लोग। तो थॉट प्रोसेस इनसे देखो, 7 से देखा जाए इसको तो सर ये 7 का मल्टीपल है क्या, बिल्कुल है। 7 तिया 21 और हमारे पास में 3 5 7 पंजे 35, 35 गुणा 7, यानी कि इस 7 को गुणा कर दिया है 35 के साथ। क्या ऐसा यहां पर भी है? ठीक है, यहां पर भी है। इधर देखो, इन दोनों का योगफल हमारे पास में कितना है कि सर ये 41 है। डिफरेंस की अगर मैं बात करता हूं तो ये हमारे पास में 17 है। अगर इसे मैं देखूं तो ये 41 का तो मल्टीपल है 7 गुना है। इधर आप देखोगे इनका योगफल है सर हमारे पास में 22 और डिफरेंस है हमारे पास में 8, ये हमारे पास 22 गुणा 7 है। हो क्या रहा है यहाँ पे, इनका योगफल था 35, तो ये 35 इंटू 7 है, ये 41 इंटू 7 है, ये 22 इंटू 7 है। हुआ क्या है, योगफल का 7 गुना कर दिया। अब आपको ये चीजें ट्रिगर कब होंगी? ठीक है, देखो ट्रिगर पॉइंट कही है इसमें, या तो आपको देखी जाए कि 7 7 के मल्टीपल हैं तीनों, तो आपको तुरंत पता लग रहा है 7 गुणा 35, 7 गुणा 41, 7 गुणा 22 है, और ये इनका योगफल है, तो सवाल खत्म। मान लो ये आपको नहीं ट्रिगर हो रहा कि सर हमें ऐसे मल्टीपल नहीं नजर आता, कोई बात नहीं, फिर तुमको क्या करना है कि यहाँ पे योगफल और डिफरेंस जो है इसको लिखो भाई। गुणा भी लिखना होता है लेकिन हमें दिख रहा है साफ की गुणा की रेंज में नहीं आ रहा हमारा प्रोडक्ट। ठीक है, तो एक प्रॉपर नंबर विजन है, तो इन सवालों में समय नहीं लगेगा, और 2-3 तरीके से जो आप सोच सकते हो ये मैंने बताया। अब देखो 18 और ये कितना होगा 33, 33 को 7 गुना करोगे, 7 21 2, 21 और 2 23, 231 आएगा। कौन से विकल्प में है? सी विकल्प में आपको दिया है। लॉजिक लगा है कि अगर ए बी सी हमारे पास में है तो ए प्लस बी जो हमारे पास में होगा,
इसका हम 7 गुना करते हैं तो हमारे पास में C यहां पर आएगा। नेक्स्ट आओ, अगला देखो, प्रश्न है हमारे सामने, आकृति 1 और 2 किसी विशेष तरीके से एक दूसरे से संबंधित है। दिए गए 4 विकल्पों में से 3 और 4 के बीच में संबंध ज्ञात करो, समान संबंध स्थापित करो। ठीक है, देखो जो नॉन वर्बल रीजनिंग हमारे पास में है, अब धीरे धीरे लास्ट के 2-3 एग्जाम के अंदर इसके प्रश्न पूछे जा रहे हैं। शुरू में इन्होंने स्टेनो कंडक्ट किया और नॉन वर्बल के ज्यादातर सवाल 60-70% सवाल गलत थे, बेकार थे, घटिया क्वेश्चंस थे। लेकिन अब इनके पास में वो डेटा सेट आ चुका है हर एक टाइप ऑफ प्रश्नों के लिए, तो अब ये नॉन वर्बल के ऊपर प्रश्न पूछ रहे हैं। अब आपका सवाल कि सर हम 30 में से कितने प्रश्न मान सकते हैं नॉन वर्बल के, तो आप ये मान के चलो कि आप लोगों को 2 से 3 क्वेश्चन तो डेफिनेटली देखने को मिलेंगे, या आंकड़ा 4 तक जा सकता है। ठीक है, इतने ही एक्सपेक्टेड हैं जिस रेशो में इन्होंने प्रश्न अब तक पूछे हैं। ठीक है, चलिए अब देखो यहां क्या रिलेशन है। स्क्वायर के अंदर हमारे पास में 1 2 3 4 ये 4 लाइन आ जाती हैं, यहां सर्कल है और फिर लाइनों के साथ ही रिलेशन दे रखा है। तो हम क्या समझ रहे हैं यहाँ पे कि अगर एनालॉजी हमें देखनी है तो यहां से हमारे पास में ये 4 लाइनें इसके अंदर ऐड हो गई। एजिटस लाइनें इसमें भी ऐड हो सकती हैं, 1 2 3 और 4। ऐसा विकल्प हमारे पास कहां पे है, ए विकल्प में। और कोई लॉजिक हमें प्रतीत नहीं हो रहा, एक सिंपल सा हमें लॉजिक दिखा है कि जो बॉडी है उसी बॉडी में कुछ लाइनें ऐड कर दी। तो हमने कहा सर्कल है, सर्कल के अंदर भी इसी तरीके से लाइनें ऐड हो जाएंगी। इसी टाइप के विकल्प हैं। इन प्रश्नों का आंसर डिपेंड करता है कि ऑप्शंस हमें किस तरीके के दे रखें। ऑप्शन कई बार अच्छे होते हैं तो यही क्वेश्चन आपके पास में काफी चैलेंजिंग और अच्छे टाइप में आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, आंसर होगा ए हमारे पास, कौन से विकल्प, ए में। नेक्स्ट आओ, अगला देखो, उपमा पूरी करो, कंप्लीट द एनालॉजी। यानी कि ये जो सादृश्यता हमारे पास में है ये आपको यहां पर देखनी है। ठीक है, सीजीएल प्री के जो पेपर थे, जो फाइनल आंसर की आई है उसके अंदर आप ये देखोगे कि जो इस टाइप के सवाल हैं वो ज्यादातर शिफ्टों में गलत हैं। थोड़ा सा जिस तरीके से सवाल पूछे गए उन सब पे रिट लगी और उन सब पे ऑप्शनल आंसर्स भी पॉसिबल थे। तो ज्यादातर शिफ्टों में जो आपका जीके बेस्ड रीजनिंग का पार्ट है इसमें बोनस मिला है स्टूडेंट को, लगभग आधी से ज्यादा शिफ्टों में। ठीक है, लेकिन इसमें सुधार होगा। हर बार कोई भी एग्जाम में गलती कर रहे हैं, अगले एग्जाम में उस गलती को कवर अप कर रहे हैं, यानी उस तरह की गलती दोबारा नहीं दोहरा रहे हैं। ये जो प्रेशर क्रिएट हुआ था इनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट के थ्रू सोशल मीडिया पे अलग अलग तरीकों से, उसके बाद में इनमें सुधार आया है। अब पेपर ये सही ढंग से पूछ रहे हैं लगभग लगभग। और सीपीओ में तो बहुत अच्छा लेवल पूछा गया रीजनिंग का। ठीक है, इतना अच्छा लेवल पूछा गया कि स्टूडेंट मैथ्स में 50 आउट ऑफ 50 स्कोर कर रहा है, लेकिन रीजनिंग में अच्छे अच्छे विद्यार्थियों के 30 से 40 के बीच में मार्क्स आ रहे हैं। ये चीज आप लोग सीजीएल मेंस के अंदर मत दोहरा देना, या आने वाले एग्जाम के अंदर नहीं दोहराना। और इसीलिए ये मॉक्स में लेकर के आ रहा हूँ। और सबसे पहले लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर सेशंस भी मैं यूट्यूब पे लेकर के आया था, भले वो आपके पास में एड्रेस मैचिंग का टाइप हो, ठीक है, या आपके पास में न्यूमेरिकल ऑपरेशंस के अंदर जो चेंजेस वाला टाइप है, प्रोबेबिलिटी वाला टाइप है, हर एक टाइप से सबसे पहले अवगत कराता हूं मैं आपको। और ये ऑन रिकॉर्ड रहता है, ऑनलाइन जो भी कराया जाता है आप खुद जाके चेक कर सकते हैं। चलिए, यहां बोल रखा है कि हर्मिट का रिलेशन सीक्लूजन के साथ में, तो जज का रिलेशन किससे होगा। देखो सीक्लूजन होता क्या है हमारे पास में, ठीक है, इसका ट्रांसलेशन अगर देखा जाए तो एकांतवासी होता है। ठीक है, एकांत का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति है वो चुपचाप, जहाँ पे ज्यादा शोर शराबा नहीं हो, ऐसी जगह पे जाके रहे, या उसका नेचर ऐसा है कि वो एकांत में रहना पसंद करता है, होते हैं ऐसे कुछ लोग। ठीक है, और साधु जो है, साधु की भी ये प्रॉपर्टी होती है। साधु कहते हैं ना कि यार ये दुनियादारी को छोड़ चुका है। अब दुनियादारी को छोड़ने का मतलब है कि अब उसे नहीं मतलब है कि दो लोग किसी एक चीज को लेकर के, दो लोग खेत को लेकर के लड़ रहे हैं, दो औरतें बच्चों को लेकर के लड़ रही हैं, या किसी छोटी मोटी चीज के कारण लड़ाई कर रही हैं। साधु क्या इन चीजों से ऊपर उठ जाता है, उसे लगता है कि ये सब चीजें बकवास, ये सब चीजें नहीं करनी है, इनका कोई सेंस नहीं बनता है। एक जीवन मिला है, उसको जीवन को जीने का और देखने का नजरिया उसका चेंज हो जाता है, इसलिए वो एकांत में रहना पसंद करता है। तो साधु की एक प्रॉपर्टी है कि वो एकांतवास खोजता है, एकांतवास में रहना पसंद करता है। ये एक तरीके से इसकी प्रॉपर्टी, या जिस तरीके से इसको रहना पसंद है, या जैसा प्लेस ये पसंद करता है, इसके नेचर को यहाँ पे दर्शा रहा है। ठीक है, एक हर्मिट का नेचर सेक्लूजन ढूंढने का होता है, या एकांतवास में रह के या अपनी साधना
या चुपचाप भी अगर ये रहता है, एकांतवास ये पसंद करता है। वैसे ही जज का नेचर क्या होता है, या जज से जुड़ी हुई कोई एक तरह की एबिलिटी या एक टाइप जो जज से जुड़ा हुआ रहेगा। वर्डिक्ट, देखो फैसला तो सुनाता है, फैसले के संदर्भ में हम साधु के बारे में कुछ नहीं बोल सकते। ऑडियंस, ये तो फालतू केवल ऑप्शन की संख्या बढ़ाने के लिए ऑडियंस आपको दे दिया विकल्प। दो ही ढंग के विकल्प हैं कि कोर्ट रूम से रिलेशन देखोगे इम्पार्शलिटी के साथ में, ठीक है। देखो न्यायाधीश का नेचर होता है कि वो कितने ही वर्डिक्ट क्यों ना सुना दे, कितने ही निर्णय क्यों ना ले दे, लेकिन उसका नेचर है कि वो हमेशा जो एक न्यायाधीश निर्णय लेगा वो इम्पार्शियल होगा, यानी कि वो निष्पक्ष होगा, किसी का भी पक्ष लिए बिना वो निर्णय देगा। तो निष्पक्षता एक न्यायाधीश की क्वालिटी होती है, जिस तरीके से हर्मिट की क्वालिटी है कि वो आपको एकांतवास पे मिलेगा या एकांत में रहना वो पसंद करेगा। जरूरी नहीं है एकांतवास वाली जगह पे ही हो, अगर वो भीड़ भाड़ वाले इलाके में आ गया तो वहां पे भी ऐसी जगह खोज लेगा जो एकांत है, अलग है, थोड़ी सी कम शोर शराबे वाली है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी की तरफ इशारा हो रहा है। देखो हिंदी में देखने में लगता है कि सादूर एकांतवास यानी कि जगह है सर ये, और जगह के हिसाब से न्यायाधीश का रिलेशन कोर्ट रूम के साथ होना चाहिए। लेकिन मैं आपको बताऊं हिंदी में सेक्लूजन के लिए कोई परफेक्ट ट्रांसलेशन होता ही नहीं है। सेक्लूजन एक तरीके से नेचर ऑफ ए पर्सन जो एकांत ढूंढता है, हमेशा ऐसी प्रॉपर्टी उसकी होती है साधु की, हमेशा एकांत वो खोजता है। वैसे ही न्यायाधीश का काम होता है जजमेंट देना, वर्डिक्ट सुनाना, लेकिन वो क्या ढूंढता है, निष्पक्ष निर्णय वो लेता है, ठीक है। तो हमारे पास में बी जो है ये यहां पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट सवाल है, इसको एक बार के लिए ध्यान से पढ़िए। देखिए यहां दे रखा है कि आईटी कंपनी को अपने उपयोगकर्ता डेटाबेस में एक मामूली सुरक्षा खामी का पता चलता है। कोई बड़ा डेटाबेस समझौता नहीं हुआ है, लेकिन यदि ठीक से संभाला नहीं गया तो यह गंभीर हो सकता है। प्रबंधक को उपयोगकर्ताओं में अनावश्यक आतंक पैदा किए बिना आगे बढ़ने का निर्णय लेना है। डिसीजन मेकिंग में काफी तरह के प्रश्न आपके रिसेंट एग्जाम में पूछे गए। एनालिटिकल रीजनिंग अब कोर है एक तरीके से रीजनिंग का। जब तक एडिक्यूटी पेपर करा रहे हैं आपको एनालिटिकल रीजनिंग में अच्छी कमांड बनानी पड़ेगी। एनालिटिकल रीजनिंग एक ऐसा टॉपिक रहा है जो आप लोगों का यूपीएससी सीसेट के अंदर भी काफी पूछा जाता है आप लोगों से। इसके अलावा रेलवे तो हमेशा पूछता ही है आप लोगों से, ग्रुप डी का एग्जाम हो या एनटीपीसी का पेपर हो, सभी एग्जाम्स में पूछा जाता है, ठीक है। और बाकी भी स्टेट लेवल एग्जाम्स के अंदर जैसे यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल या डिफेंस के एग्जाम है, दिल्ली के एग्जाम्स हमारे पास में हो जाते हैं, बहुत सारे डिफेंस एग्जाम हमारे पास में, उन सब में पूछा जाता है, ठीक है। भले ही ग्रेड ए की एग्जाम हो या ग्रेड डी की एग्जाम हो। ये एक तरीके से आपकी क्वालिटी, आपका सोचने का तरीका, आपके निर्णय लेने की क्षमता, ठीक है, आपके रैशनल सोचने की क्षमता यहां पर चेक की जाती है। डिसीजन मेकिंग आपकी यहां पर चेक होती है, ठीक है। तो ऐसा ही एक प्रश्न है, सिचुएशन ये हमको दे देता है यहाँ पे, क्या सिचुएशन इसने दी, और ये प्रश्न आपको फेस करने हैं क्योंकि अब तक जो भी 6 पेपर लगे हैं, इवन प्री में भी जितने प्रश्न पूछे गए हैं, इस हिसाब से मेंस में तो मेंस का तो एक कोर रहता था। पहले एसएससी टीसीएस जब पेपर करवाता था तो मेंस में आप लोगों से एनालिटिकल रीजनिंग पूछी जाती थी, ठीक है। इसके 3-4 सवाल तो तब भी आते थे, और अब तो प्री में भी 3-4 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मेंस में इसका वेटेज बढ़ भी सकता है, ठीक है। या फिर आप ये मान सकते हो कि आपके पास 3 से 5 क्वेश्चन आपको 30 में से देखने को जरूर मिलेंगे। अब सवाल को 2-3 बार पढ़ो, अगर आपकी रीडिंग हैबिट अच्छी है तो आप एक बार में समझ जाओगे, अच्छी नहीं है तो इन प्रश्नों में आपको थोड़ा सा समय लगेगा। आप 2-3 बार इसको पढ़ के अच्छे से एनालिसिस करो। जैसे इसने बोला कि आईटी कंपनी का उपयोगकर्ता डेटाबेस में मामूली सुरक्षा, अभी इसने बताया कि एक मामूली सुरक्षा खामी मिली है। ये शब्द जो होता है ना, ये शब्द ये आपको बता देते हैं सिचुएशन के बारे में, यानी अभी तो जो गलती पकड़ में आई वो मामूली है। मामूली गलती के लिए मामूली एक्शन होता है, और बड़ी गलती के लिए बड़ा एक्शन होता है, ठीक है। कोई बड़ा डेटाबेस समझौता नहीं हुआ है, छोटा मोटा हुआ है, और यदि ठीक से संभाला नहीं गया तो यह गंभीर हो सकता है। लेकिन अगर इसको अच्छे से नहीं संभाला जाएगा तो इट कैन बिकम सीरियस, ठीक है। प्रबंधन को उपयोगकर्ताओं से अनावश्यक आतंक पैदा किए बिना आगे बढ़ने का निर्णय लेना है, और जो मैनेजमेंट है उसको यह देखना है कि इसकी वजह से कोई किसी भी तरह का केओस क्रिएट नहीं हो, और आगे का निर्णय उनको लेना है। तो देखो यहाँ पे 4 विकल्प हैं, इनमें से जो सबसे बेहतरीन विकल्प होगा, जो एक सही निर्णय को दर्शाएगा प्रॉपर सिचुएशन के अकॉर्डिंग, वो आपको चुनना है। डिसीजन मेकिंग आपकी चेक हो रही है।
हाइड द इश्यू एंड होप इट डजंट एस्केलेट। देखो हाइड के संदर्भ में मैं आपको बता देता हूं, किसी भी इश्यू की हम बात करें, भले वो छोटा सा है, बहुत बड़ा है, या मिडिल स्तर का है, हाइड कभी नहीं करना, इग्नोर कभी नहीं करना, ऐसे विकल्प हमेशा गलत होते हैं। ठीक है। पब्लिकली अनाउंस ए मेजर क्राइसिस टू अलर्ट ऑल यूजर। इसने हमें क्लियरली बोला है कि अनावश्यक आतंक हमें पैदा नहीं करना है। जैसे अचानक से बैंक में मान लो एक दिन सर्वर डाउन हो गया, पैसे नहीं निकले, और ये खबर अखबार में छप गई कि एसबीआई बैंक जो है उससे विड्रॉल में आ रही हैं दिक्कतें, लोगों का पैसा फंसा, तो फिर क्या होता है कि केओस क्रिएट होता है, और कुछ लोग भाग भाग के जाते हैं कि अरे पैसा निकाल लो, एसबीआई तो डाइल्यूट होने वाला है, खत्म होने वाला है, यहां से पैसा नहीं निकलेगा। तो इस तरीके से कई बार एक इंफॉर्मेशन नहीं देना भी उचित होता है, क्योंकि उसकी वजह से केओस क्रिएट हो जाता है। ठीक है। और अगर देखो सीधी सी बात बताऊं, तो आप किसी भी बैंक में जाके अगर उस बैंक के 20% यूजर भी जाके अपना पैसा निकाल लें, तो बैंक की हालत ऐसे खस्ता हो जाएगी, क्योंकि बैंक के पास जो पैसा है, ऐसा थोड़ी है उसने संभाल के रख रखा तिजोरी में, कोई भी आओ निकाल के ले जाओ। वो उस पैसे को इन्वेस्ट कर देता है, तुम्हें ब्याज भी तो देगा वो, महंगाई बढ़ रही है उसके अकॉर्डिंग तुम्हारे पैसे को बढ़ाएगा भी तो सही। ठीक है। चलिए, अनावश्यक आतंक पैदा किए बिना आगे बढ़ने का निर्णय लेना है। पब्लिकली अनाउंस कर दोगे तो अनावश्यक आतंक फैल जाएगा। क्वाइटली पैच दी वल्नरेबिलिटी एंड रिलीज ए जेनरिक सिक्योरिटी अपडेट। चुपचाप कमजोरी को ठीक करो और एक सामान्य सुरक्षा अद्यतन जारी करो। ठीक है। देखो ये सही है, इसने देखो शब्दों का फेर है। सामान्य क्यों कहा सर इसने, आप में से कईयों के दिमाग में आया होगा, सामान्य सुरक्षा क्यों सर, अच्छी सुरक्षा होनी चाहिए। देखो प्रॉब्लम का स्तर छोटा ही था, तो एक सामान्य सुरक्षा आपको अद्यतन जारी करना है, सबको अपडेट करना है, ताकि सबको पता चले कि इस तरह की मिस्टेक उन्हें आगे नहीं करनी है, ये चीजें नहीं दोहरानी चाहिए, और ये गलती और किसी के द्वारा नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो सबसे सही हमारे पास सी विकल्प होगा। इन्फॉर्म यूजर ट्रांसपेरेंटली अबाउट द ब्रीच एंड स्टेप टेकन टू फिक्स इट। अगर आप यूजर को ही बता दोगे, ये तो वही बात हो गई कि बैंक में जिनका पैसा उनको बता दिया भाई बैंक में गड़बड़ चल रही है, पैसा नहीं निकलेगा, तो सारे भाग के पैसा निकालने पहुंच जाएंगे। ठीक है। तो यूजर को ही बता दोगे तो डेफिनेट सी बात है, यूजर को बताने के बाद अनावश्यक आतंक पैदा होगा। सबसे सही विकल्प है सी। नेक्स्ट आओ, अगला देखो, सवाल को पढ़ो, उसको सॉल्व करो। देखो 7 लड़के राम, सुमित, सुनील, राहुल, राज, अमन और अमित एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे। देर आर 7 पर्सन्स, और 7 लोगों को बिठाने का तरीका, एक को बिठाने के बाद में लेफ्ट राइट एक एक ले लिया, लेफ्ट राइट एक और आ गया हमारे पास, फिर लेफ्ट राइट हमने लिया, ये 7 लोग हो गए, बराबर दूरी पे बैठे। अब ये कहता है कि राज अमन के दाईं ओर दूसरे स्थान पे है। ठीक है। अमन के दाईं ओर दूसरे स्थान पे है, तो हमने मान लिया, चलो यहां से शुरू कर देते हैं, अमन के दाईं ओर दूसरे स्थान पे राज है। ठीक है, पॉजिटिव इंफॉर्मेशन है, डायरेक्ट शुरू कर सकते हैं। सुनील अमन के बाईं ओर तीसरे स्थान पे, अमन के बाईं ओर तीसरे स्थान पे सुनील है। नेक्स्ट अमित राम के दाईं ओर दूसरे स्थान पे, राम के दाईं ओर दूसरे स्थान पे अमित है। नेक्स्ट राम अमन का निकटतम पड़ोसी नहीं है। एक और इंफॉर्मेशन थी कि अमन का पड़ोसी राम नहीं है, तो राम इन दोनों जगहों पे नहीं हो सकता। अब देखो राम और अमित को बिठाना है, राम इन दोनों जगह पे नहीं आ सकता, तो राम को इधर रखो, अमित इधर आ जाएगा, राम को इधर रखो, अमित इधर नहीं आ सकता। एक ही पॉसिबिलिटी है, राम इधर और अमित इधर, यही संभव हमारे पास व्यवस्था होगी। अमित राम के दाईं ओर दूसरे स्थान पे है, हो गया। राहुल अमित का निकटतम पड़ोसी नहीं है, अमित का पड़ोसी राहुल नहीं है, यानी यहां पे राहुल भी नहीं होगा सर। तो राहुल के लिए एक ही सीट बची है, ये हो गई राहुल की सीट, और अब केवल एक ही व्यक्ति आना है, वो कहां आएगा और कौन आएगा, तो हमारे पास में सर अमन, अमित, सुमित, तो सुमित होगा यहां पे। ये हमारे पास 7 लोगों की व्यवस्था हो गई, इस तरीके से 7 लोग बैठेंगे। ठीक है। इसी तरीके से आपको अप्रोच करना होता है प्रश्न को, जो आपके पास में ऐसी इंफॉर्मेशन आ रही है डायरेक्टली नहीं रखा जा सकता, उसको आप शॉर्ट फॉर्म में लिखो। जैसे ये सवाल था, एक ऑर्डर में जानकारी है, कई बार ये इस ऑर्डर में नहीं होंगी। कभी भी ये जिद मत पकड़ना कि पहली लाइन पढ़ते ही हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर तुमने इस टेंडेंसी को कम कर लिया तो तुम कभी नहीं अटकोगे। हमें पॉजिटिव और डायरेक्ट जानकारी जिसको रखा जा सकता है व्यवस्था में, उससे शुरू करना होता है। नेगेटिव जानकारियों को एंड में काम में लेना होता है, और अनिश्चित जानकारियों को निश्चित जानकारियों के बाद में।
इस रेशियो में जानकारियों को यूज में लो। इन जानकारियों को उथल पुथल आगे पीछे कर देंगे तो इसी सवाल को सॉल्व करने का समय भी बदल जाता है। इस चीज को समझना तुम, ठीक है। तो द प्राइमरी गोल्डन रूल्स जो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को देता हूं वो ये कि आप निश्चित और डायरेक्ट जानकारी पहले काम में लो, भले वो पहली लाइन में हो या आखिरी लाइन में हो, और नेगेटिव जानकारी जनरली लास्ट में काम में आती। और सवाल को पढ़ते पढ़ते जो भी आपने पढ़ा उसको शॉर्ट फॉर्म में आपको दर्शाना होता है। अगर काम में नहीं आ रहा शॉर्ट फॉर्म में दर्शाओ, काम में आ रहा डायरेक्टली व्यवस्था में रख दो। क्लियर रहेंगे पॉइंट्स? दीज आर दी गोल्डन रूल्स। तो यहां पूछा है सुमित के बाईं ओर तीसरा, सुमित के बाईं ओर 1 2 3, तीसरा हमारे पास राम है जो हमें दे रखा है यहां पे डी विकल्प के अंदर। किसमें दिया हुआ है? डी विकल्प में आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट हो, यहां देखो सवाल है आपके पास में, चिन्हों को बदल के आपको सॉल्व करना है डायरेक्टली। डायरेक्शन बदल के देखो, इन सवालों में कुछ नहीं बदला केवल डायरेक्शन देने का तरीका इन्होंने चेंज किया है। डायरेक्शन को चेंज करो और सॉल्व करो एक बार के लिए इसको। देखिए यहां हमारे पास में ये है 12 6 8 65 5। चिन्हों को बदल दो जैसा इसने बोला है और उसके बाद बोर्ड मास लगाना है। इससे ज्यादा इसमें कुछ होता भी नहीं है, रीजनिंग का सरलीकरण है आपके पास में, ठीक है। डॉलर, डॉलर का अर्थ है प्लस, एट द रेट का अर्थ है गुणा, और हैशटैग, हैशटैग का अर्थ है हमारे पास में माइनस, और स्टार का अर्थ है हमारे पास में प्लस। तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। करो भाई। 6 48 हो गया सर, 12 48 60 हो गया, 60 माइनस 65 माइनस 5 प्लस 5 हो जाएगा हमारे पास में 0, ठीक है। कितना हो जाएगा? ये 0 हमारे पास में होगा, तो ये तो 0 होना चाहिए भाई। डॉलर का अर्थ प्लस था, एट द रेट का है गुणा, हैशटैग का है माइनस, और स्टार का है प्लस। अच्छा एक चीज़ है इसमें, मुझे सवाल में एक गड़बड़ है, वो गड़बड़ मैं आपको बता देता हूँ। डॉलर से भी प्लस आ रहा है और स्टार से भी प्लस आ रहा है, तो एक जगह इसमें थोड़ा सा टाइपिंग एरर हुआ है। एस यहाँ भाग आएगा, ठीक है, कोई नहीं, टाइपिस्ट प्लस को भाग बना देगा तो हम बैठे हैं भाई साहब, हमें पता है चाबी कहाँ डालनी है। चलिए यहाँ भाग 5 हो गया। अब देखो यहाँ से आएगा 13 और ये हो जाएगा 12 प्लस 8 सिक्के 48 माइनस 13, ये हो जाएगा 60, 60 माइनस 13 47 होगा सर। कौन से विकल्प में है? सी विकल्प में आपको दिया हुआ है, ठीक है। आ गया, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट हमारे पास में यहाँ पे दिए गए प्रश्न में उत्तर देने के लिए निम्नलिखित जानकारी का अध्ययन करें। 7 व्यक्ति ABCDEFG एक के बाद एक कुछ वस्तुएं खरीदी, जैसे रबड़, पेन, टीवी, प्रिंटर, माउस, मग एंड फोन, लेकिन जरूरी नहीं इसी क्रम में हो। देखो इस तरह के सवाल आप लोगों के रीसेंट एडिक्यूटी पैटर्न्स के अंदर इस तरह के पजल आप लोगों से पूछे गए, और ऐसे ही एजिटेड सवाल आपको मेंस में देखने को मिले, इसके भी बहुत ज्यादा चांसेस हैं, आपको तैयार रहना है इसके लिए, ठीक है। चलिए तो अब देखो हमारे पास में इसने बोला है ए ने एक माउस खरीदा है 7 व्यक्ति, तो मैं यहां पे काउंटिंग लिख देता हूं 1 से लेकर के 7 तक, बोलो ठीक है। अब देखो 7 तक की काउंटिंग हमारे पास में आ गई। यहां इसने बोला है ए और ई के बीच में 2 व्यक्तियों का अंतर है, तो हमने शॉर्ट फॉर्म में दर्शा दिया कि ए और ई कौन ऊपर कौन नीचे ये तो नहीं पता, लेकिन इनके बीच में 2 व्यक्तियों का अंतर है। आगे देखो ई पहले या अंत में नहीं आया है, ई सबसे पहले नहीं है और सबसे अंत में नहीं है, ये इसने बता दिया। नेक्स्ट आओ, ए के बाद जितने व्यक्ति आए उतने ही व्यक्ति एफ से पहले आए हैं। ए से बाद में जितने व्यक्ति आए हैं, यानी ए के बाद में जितने व्यक्ति आए हैं एफ के पहले भी उतने ही व्यक्ति आए हैं। देखो यहां पे ये मत मान लेना एफ ऊपर है या ए ऊपर है, नहीं पता, लेकिन इतना जरूर है कि ए के बाद जितने लोग हैं एफ के पहले उतने व्यक्ति हैं हमारे पास। सी ने ए से ठीक पहले रबड़ खरीदी है, ए के ठीक पहले सी आया है और सी ने रबड़ खरीदी है, ये इसने बता दिया। नेक्स्ट आओ, ए ने माउस खरीदा, ये भी स्टार्टिंग में बता दिया था इसने, ठीक है। आगे देखिए, सी ने ए से पहले रबड़ खरीदी, ई और जी जिसने प्रिंटर खरीदा। देखो ध्यान से देखो, रिलेटिव प्रोनाउन है हमारे पास में, जी के बाद में जिसने आया है, WH वर्ड या जिसका, जिसके, जिसकी हिंदी में आ जाए
तो ये जी को सब्जेक्ट बनाएंगे और जी के लिए इसने बोला है जी जिसने प्रिंटर खरीदा है, मतलब जी के बारे में हमको पता चल गया कि इसने प्रिंटर खरीदा है। आ गया ये के बीच में चार व्यक्तियों का अंतर है, ई और जी के बीच में चार व्यक्तियों का अंतर है। अब हमें नहीं पता कौन ऊपर कौन नीचे, चार बीच में दो, ये छह व्यक्ति ये हमारे पास में हो गए टोटल सात में से, ठीक है। और हमें यह भी पता है कि ई टॉप में और बॉटम में नहीं आ सकता। आ गया ये डी ने ई जिसने टीवी खरीदा, देखो ई के बाद में जिसने शब्द आया मतलब ये बात कर रहा है ई की, ई ने टीवी खरीदा है। डी ने ई से ठीक पहले एक फोन खरीदा, ठीक है। तो ई से ठीक पहले डी ने फोन खरीदा है और ये दोनों लगातार हैं डी और ई। नेक्स्ट आइए, मग बी ने खरीदा है, बी ने मग खरीदा है, ये हमें पता लग गया। तो इतना सवाल ने दिया, सवाल ने कहा इतना मैं दे रहा हूं, इसके आगे तुम सॉल्व कर सकते हो तो करो और नहीं करना है तो छोड़ो, तुम्हारी मर्जी। चलिए तो यहां हम लोग देखेंगे सात व्यक्ति हमारे पास में है। अरेंजमेंट को स्टार्ट कर देते हैं हम लोग। दो तरह की व्यवस्था हम ले सकते हैं ई और जी की अगर बात करें तो दोनों हम लोग लेकर के चलेंगे, और दो हैं कि एक बार हम ई को इधर मान लेते हैं, जी इस तरफ आ जाएगा। ई ना तो इधर आ सकता, पहले स्थान पे नहीं आ सकता, लास्ट में नहीं आ सकता। ई अगर इस तरफ है तो जी आ जाएगा टॉप पे। ये दो तरह की पॉसिबिलिटी बन सकती है ई और जी में। शुरू कर दिया हमने। अब देखो ए और ई के बीच में दो लोग हैं, ई इधर है तो दो छोड़ के ए यहां पे आ जाएगा। क्लियर है। ई इधर है हमारे पास में तो दो व्यक्ति छोड़ के ए हमारे पास यहां पे आ जाएगा। दोनों व्यवस्थाएं अब तक सटीक चल रही हैं, ये काम में ले लिया, ये काम में ले लिया। अब देखो ए के बाद में जितने लोग हैं एफ के पहले उतने ही लोग हैं। तो ए के बाद में चार व्यक्ति हैं, एक दो तीन चार, तो एफ के पहले भी चार व्यक्ति होंगे। तो एफ आ जाएगा यहां हमारे पास, एफ के पहले भी चार व्यक्ति होंगे। ए के बाद में दो व्यक्ति हैं तो एफ के पहले भी दो व्यक्ति होंगे। यहां भी हमने ए और एफ को बिठा दिया। इसने तर्क दिया था ए और एफ के लिए, ए के बाद जितने लोग हैं एफ के पहले भी उतने ही लोग हैं, ठीक है। और एफ के बारे में इसने बोला एफ जिसने पेन खरीदा है, यह भी हमें पता है। नेक्स्ट आओ, ई के ठीक पहले डी है, ई के ठीक पहले डी है, ई के ठीक पहले डी है, तो यहां कॉन्ट्राडिक्शन हो गया मेरे भाई, ये पॉसिबल नहीं है, ये व्यवस्था संभव नहीं है। ई के ठीक पहले डी भी है और ई के पहले हमारे पास में एफ भी आ रहा है, ये व्यवस्था संभव नहीं है। ये व्यवस्था सही होगी, ई के पहले डी हमारे पास में आया है। और देखिए ए के ठीक पहले सी है, ए के पहले सी हमारे पास में, लास्ट बच गया बी, बी आएगा इस जगह पे। ये पूरे व्यक्ति हमारे पास हो चुके हैं और इनका हमें यह भी पता है कि बी ने मग खरीदा है, जी ने प्रिंटर खरीदा है, सी का पता है, ए का पता है, डी का पता है, बचा हुआ हमारे पास आ ही जाएगा। लेकिन सवाल में इसने केवल यह पूछा है कि एफ और जी के बीच में कितने व्यक्ति हैं। तो एफ इधर और जी इधर, इनके बीच में कितने व्यक्ति हैं, इनके बीच में तीन व्यक्ति हैं। कौन से विकल्प में दिया है, डी में। ये टू एलिमेंट पजल हमारे पास में होगा और ये बेहद इंपॉर्टेंट है और मैं आपसे कह रहा हूं मेंस में इससे मिलते जुलते क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। बी सीरियस, हर एक पैटर्न जो मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूं उसके लिए। नेक्स्ट हो, अगला देखो, यहां वह पता चुनाव जो नीचे दिए पते के समान है, ठीक है। एड्रेस मैचिंग के ऊपर बेस्ड ऑन सवाल है, सेम एड्रेस कहां पर है। तो आप देखो शॉप नंबर 11 है, इधर शॉप 11 लिख दिया, इधर शॉप नंबर 11, ठीक है। ग्राउंड फ्लोर, ठीक है हमारे पास। प्लाजा मॉल, सेक्टर 18 पूरा लिखा हुआ है, इधर सेक 18 इसने लिख दिया, ठीक है। इसने सेक्टर और 18 के बीच में एक लाइनिंग कर दी यहां पे। तो थोड़ा थोड़ा अंतर हमारे पास तीनों में है। एजिटिस ए पूरा पूरा मैच करता है इस एड्रेस के साथ में, ये हमारे पास में आंसर होगा। इस तरह के काफी सवाल पूछे जाते हैं। थोड़े थोड़े से माइनर चेंजेस हैं आपके पास में, वो माइनर चेंजेस आपको तुरंत नोटिस करने होते हैं। एलिमिनेशन पे फोकस करो इन सवालों में, ठीक है। जल्दी करना है लेकिन बिना गलती के और बिना नेगेटिव मार्किंग के लिए करना है। इन सवालों में भी नेगेटिव करके आए स्टूडेंट, कुछ ज्यादा कबड्डी नहीं है इसमें, लेकिन समय का प्रेशर गलतियां करवा देता है। आ गया अगला, देखो यहां पे निम्नलिखित प्रश्न में @ हैशटैग डॉलर परसेंटेज चिन्हों का प्रयोग करके निम्नलिखित अर्थों में किया गया जैसा नीचे दे रखा है। देखो ये हमसे यहाँ पे टेस्ट ऑफ इनइक्वालिटी का सवाल पूछा गया। अगेन मेंस को ध्यान में रखते हुए ये टॉपिक भी आपके पास बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए मेंस को ध्यान में रखते हुए अगेन ये टॉपिक भी आपके पास बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पर हो जाता है।
चलिए ठीक है, डार्क हम वैसे ही है, डार्क इसके अंदर दिख रहा था थोड़ी देर से, सेट कर दिया आपके लिए। निम्नलिखित प्रश्नों में @ हैशटैग डॉलर परसेंटेज चिन्हों का प्रयोग करके निम्नलिखित अर्थों में किया गया है जिसे जैसा कि नीचे दर्शाया गया है। ध्यान से देखिए, यहाँ हमारे पास हर एक चिन्ह के लिए @ के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू है, हैशटैग के लिए लेस देन इक्वल टू है, डॉलर के लिए हमारे पास लेस देन है, सी सर्कल के लिए हमारे पास ग्रेटर देन है, और परसेंटेज के लिए हमारे पास बराबर का चिन्ह है। सब कुछ आपको दे रखा है। अब देखो सवाल को पहले बदलो, कोडेड फॉर्म में आपको सवाल ये पूछा गया है, अब इस सवाल को पहले चेंज करो। MCN का अर्थ होगा हमारे पास में M ग्रेटर देन N यहाँ पर, और दूसरा दे रखा है N हैशटैग का मतलब है N लेस देन इक्वल टू O। ये दो जानकारी आपको दे रखी है। दोनों को मर्ज करना चाहते हो तो आप मर्ज कर सकते हो, दोनों को एक साथ आप इस तरीके से लिख पाओगे M ग्रेटर देन N लेस देन इक्वल टू O, एक सिंगल स्टेटमेंट के रूप में। आप देख लो, अब देखो इसने पूछे हैं दो निष्कर्ष। पहला निष्कर्ष है M और C के लिए हमारे पास चिन्ह है ग्रेटर देन O, और यहाँ पे है M @ का अर्थ है हमारे पास में यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू O। चलिए, तो अब देखो हमें ये चेक करना है M ग्रेटर देन O है या M ग्रेटर देन इक्वल टू O है। M से और O तक चलिए, तो M से N तक जाते हैं, रास्ता है, N से आगे रास्ता नहीं है, और अगर M से O तक का रास्ता नहीं है तो M से O के बीच में रिलेशन भी हमारे पास में यहां पर नहीं हो सकता। ठीक है, दोनों में ही हमारे पास, एक में पूछा ग्रेटर, एक में पूछा ग्रेटर देन इक्वल टू, M और O में निश्चित रिलेशन हम लोग यहां पर नहीं बता सकते, और इसीलिए दोनों के दोनों गलत होंगे, न तो पहला ना ही दूसरा यहां पर फॉलो करेगा। आगे आइए, अगला देखो, देखो ये भी हमारे पास नए पैटर्न में से एक है आपके पास में, एड्रेस मैचिंग हो गया, रोल नंबर के ऊपर बेस्ड ऑन प्रश्न हो गए। ये कोई ज्यादा टिपिकल प्रश्न नहीं है, लेकिन आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग का पार्ट है। आपको पता हो 2011 में जब CGL के पेपर स्टार्ट हुए थे, यानी CGL एग्जाम कंडक्ट करना स्टार्ट हुआ था SSC के द्वारा, तो उस टाइम पे ये क्वेश्चन 2-3 साल पूछे गए थे, उसके बाद में बंद हो गए, और अब जैसे एडिक्यूटी आया तो इसने भी वापस से इसी सेक्शन को छेड़ दिया। टिपिकल नहीं है, लेकिन थोड़े अलग आपके लिए हैं, और जो भी चीज़ अलग आती है, भले वो आसानी क्यों ना हो, थोड़ा समय लेती है, उसमें आप 2-3 बार क्रॉस चेक करते हो, इसलिए इन पैटर्न्स को देख जाना, ताकि एग्जाम में ऐसा ना लगे आपको कि कुछ नया है और उस चक्कर में आप इन क्वेश्चंस को छोड़ दो। क्लियर है? चलिए, यहां देखो यहां हमारे पास में नीचे देखिए, रोल नंबर में से कौन से जोड़े समान परीक्षा केंद्र के, एक ही परीक्षा केंद्र के 2 पेयर आपको मिल जाए, अर्थात जिनका केंद्र कोड जो पहले 3 अंक है। तो क्या दे दिया इसने, केंद्र का कोड हमारे पास कौन सा है, सेंटर कोड हमारे पास वो है, कंसिस्ट ऑफ द फर्स्ट 3 डिजिट्स, पहले 3 अंक सेंटर को दर्शाने वाले हमारे पास यहां पर हो जाते हैं। तो पहले 3 अंक समान होने चाहिए, 189 और 184 अलग अलग हैं, 814 812 अलग अलग हैं, 332 333 अलग अलग हैं, 908 908 समान है। अगर पहले 3 अंक समान सेंटर को दर्शा रहे हैं, तो पहले 3 अंक अगर समान हैं तो उनका केंद्र भी समान होगा। ये डायरेक्शन में आपको दे रखा होता है। ये बहुत ही सिंपल सी चीज है, आप लोग एग्जाम देने जाते हो और इस तरह की एबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए। आपने देखा होगा, देखो बहुत कॉमन सा सवाल है ना, एग्जाम में सॉल्व करते हैं, आसान है, लेकिन प्रैक्टिकली आप देखोगे एग्जाम सेंटर के बाद, अरे मेरा रोल नंबर किधर है, मैं मैच नहीं कर पा रहा, इतनी बड़ी लिस्ट है, मैं कैसे चेक करूंगा, भैया मेरी हेल्प करो ना, मेरा रोल नंबर कौन से रूम में है। तो ये घटनाएं नहीं हो, इसीलिए इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि भाई तुम्हारे सेंटर्स के अकॉर्डिंग स्टार्टिंग के रोल नंबर से आप मैच कर सकते हो। जरूरी थोड़ी है कि रोल नंबर आपका 8 अंकों का है, 10 अंकों का है तो पूरा ही मैच करने बैठोगे। ठीक है, शुरू के या लास्ट के 3 डिजिट पकड़ लो और उसके अकॉर्डिंग तुरंत आप स्कैन करके जल्दी से देख सकते हो आपका रोल नंबर कौन से रूम में है। ये एक ऐसी बेसिक एबिलिटी है जो स्कूल से लेकर के आपके कॉलेज तक आपके काम में आती है, और रीजनिंग में वही चीजें पूछी जाती हैं जो प्रैक्टिकली आपके लाइफ में काम आती है। भले वो एनालिटिकल रीजनिंग हो आपके पास में, या इस तरह के सवाल आपके पास में आ जाते हैं रोल नंबर बेस्ड ऑन, या एड्रेस मैचिंग वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं। ये कुछ ऐसी एबिलिटीज हैं जो रियल लाइफ में भी आपके काम में आती हैं। चलिए ठीक है, तो यहां देखो इसने रोल नंबर भी दे रखे हैं, कॉलम A, कॉलम B, कॉलम C, कॉलम D, इस तरीके से करके इसने 4 कॉलम बना के रोल नंबर्स आपको दे दिए। पहले 3 अंक समान होने चाहिए केंद्र कोड के। ठीक है, तो यहां हमारे पास ये दोनों समान है। ठीक, और कोई अच्छा विकल्प था नहीं। अगर विकल्प नहीं होते, यहां से हमें चुनना होता, तो हम देखते 817 ये समान है 817 इस रोल नंबर के। मैं आपको बेसिकली सोचना सिखा रहा हूं इन सवालों में। ठीक है, ये वाला रोल नंबर समान है इसके, ये दोनों सेम सेंटर पे हैं। और देखो 333 333 और 333 और किसी सेंटर पे नहीं है, 511 511 और सेंटर पे नहीं है, 900 812
812 हमारे पास और किसी सेंटर पे नहीं है। 907, ठीक है, यहाँ 908 है, ये दोनों भी हमारे पास समान है। 814, 184 हमारे पास 184 है, ये वाला सेंटर समान है इसके, इन दोनों में शुरू के 3 अंक समान हैं, ठीक है। 907, 902 यहाँ पे है, 482 हमारे पास 814 है, ठीक है। तो ऐसे करके आपको मैच करने होते हैं, कोई टिपिकल टास्क नहीं है। सेम सेंटर का पता करना रोल नंबर्स के ऊपर बेस्ड ऑन अगर है तो ये तो रूल है हमारे पास में, ये रूल बदल जाएगा। कई बार ये कह देगा लास्ट के 3 अंक समान है, कई बार ये कह देगा स्टार्टिंग के 2 अंक समान होने चाहिए। तो जैसा ये बोलता है उसके अकॉर्डिंग आपको विकल्प लगाना है। टिपिकल नहीं है, लेकिन समय के दबाव में क्वेश्चंस गलत होते हैं जो आपको नहीं करने। नेक्स्ट अगला देखो, यहां है हमारे पास पात्रता मानदंड। इस तरह के सवाल आपके लास्ट के जितने भी 5 से एग्जाम कंडक्ट हुए हैं सभी के अंदर आप लोगों से पूछे गए हैं, ठीक है। अब देखो यहां दे रखा है न्यूनतम 60% अंकों के साथ में 12वीं पास करनी होगी, ठीक है। न्यूनतम 60% अंकों के साथ में 12वीं पास करनी होगी। तो कंडीशंस आपको दे रखी हैं और इन कंडीशंस के आधार पे आपको यहां पर चेक करना है। चलिए, तो ये है मामला, यानी कि मैटर, यानी कि हमारे पास में जो केस इसने दे रखा है राज का केस है। राज ने 65% अंकों के साथ 12वीं पास करी है। तो पहली शर्त थी 60% के साथ 12वीं होनी चाहिए, कंडीशन हो गई फुलफिल, ये शर्त तो ये पास करता है। अगला, उसकी टाइपिंग 38 शब्द प्रति मिनट, यानी टाइपिंग में मात खा गया, टाइपिंग इसकी अप टू डेट नहीं है, 40 की स्पीड चाहिए तो इसकी 38 की है। अगला, वह एक प्रमाणित डेटा एंट्री पेशेवर है। डेटा एंट्री पेशेवर है, डेटा एंट्री में इसको पास में प्रमाणित है, यानी कि इसके पास में पूरा कर रखा है, या लगा रखा था टाइपिंग या डेटा एंट्री में, तो ये हमारे पास में है। और उसकी आयु 24 वर्ष है, 18 से 24 के बीच आयु भी ठीक है। तो भाई साहब इसका सब कुछ ठीक है, एक शर्त में ये मात खा गया। और एलिजिबिलिटी पात्रता मानदंड है, मतलब पात्रता के लिए इसके पास में चारों चीजें होनी चाहिए थी। अब इसने बोला कि इसका क्या करना है कैंडिडेट का, ये एलिजिबल है या आयु के कारण पात्र नहीं है। आयु तो ठीक है, टाइपिंग गति के कारण पात्र नहीं है, प्रमाणन के कारण नहीं है, टाइपिंग गति के कारण पात्र नहीं है। टाइपिंग गति इसकी थोड़ी कम है, एलिजिबल तब होता जब चारों शर्तें जो भी पात्रता की हैं फॉलो कर रही है। इस सवाल को थोड़ा और बड़ा इन्हें करना होता है तो कुछ स्पेशल केस और दे देते हैं, ठीक है। स्पेशल केस होता है कि इनमें से कोई शर्त अगर फॉलो नहीं हो रही तो कुछ स्पेशल केस वहां पे मेंशन होता है, वो भी आपको चेक करना पड़ जाता है, ठीक है। बाकी नॉर्मली आपको ये देखना है कि सारी शर्तें पास तो एलिजिबल है, और अगर कोई भी शर्त रह गई तो उस शर्त के कारण वो एलिजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट अगला देखो, और यहां रखे हुए सवाल कोई भी मनगढ़ंत क्वेश्चंस नहीं है। आपके एग्जाम्स के सारे क्वेश्चंस जिस तरीके से पूछे गए हैं, जैसे पेपर आप लोगों के आ रहे हैं, उसी के आधार पर इसको डिजाइन किया गया है। अब देखो, यहां पे कथन के बाद निष्कर्ष दे रखा है, एनालिटिकल रीजनिंग का सवाल है। अगेन, कथन को 100% सही मानना होता है हमको, इस पे डाउट भी नहीं करना। इसने कह दिया ना सभी गधे घोड़े हैं, तो जब तक सवाल सॉल्व नहीं हो रहा सभी गधे घोड़े हैं, ठीक है। इसने कह दिया सारे स्टूडेंट जानवर हैं, तो जब तक सवाल सॉल्व नहीं हो रहा है जानवर। और वैसे साइंटिफिक देखा जाए तो एनिमल्स की कैटेगरी में आते हैं इंसान भी। चलिए, कथन है हमारे पास में, अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए सभी सफल उम्मीदवारों के पास स्टेम क्षेत्र में डॉक्टरेट की डिग्री होती है। क्या कहा इसने, अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण, यानी कि ऑल सक्सेसफुल कैंडिडेट फॉर द एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग प्रोग्राम, जितने भी कैंडिडेट, सारे के सारे कैंडिडेट एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग प्रोग्राम वाले, उनके पास डॉक्टरल डिग्री होती है, किसमें, स्टेम फील्ड में। एंड एक्सीलेंट फिजिकल फिटनेस होती है, उनकी फिजिकल फिटनेस का रिकॉर्ड भी अच्छा होता है, जो कि रिक्वायर्ड होता है। इसमें 2 चीजें रिक्वायर्ड होती है, कौन सी, स्टेम और फिजिकल फिटनेस का। अब देखो कंक्लूजन है हमारे पास, निष्कर्ष दे रखा है। पहला है, स्टेम क्षेत्र में डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त उम्मीदवार जिसका शारीरिक फिटनेस रिकॉर्ड भी उत्तम हो, अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए चुना जाएगा, ठीक है। कि ये बोला जाए कि सीजीएल के अंदर सेलेक्ट होने वाला हर कैंडिडेट ब्रिलियंट है, तो क्या ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो भी ब्रिलियंट है वो सीजीएल में सेलेक्ट होगा? नहीं भाई, बहुत सारे ब्रिलियंट कैंडिडेट सेलेक्ट भी नहीं होते हैं। जो हुए हैं वो तो सारे ब्रिलियंट हैं। इसका मतलब ये थोड़ी है कि जो थोड़े मार्क्स से रह गया, जो कट ऑफ से 1 आध मार्क्स, 2 5 10 नंबर नीचे रह गया कट ऑफ से, वो ब्रिलियंट नहीं है, ठीक है। तो ये उल्टा बोल रहा है हमसे कि जो भी हमारे पास डॉक्टरेट की डिग्री और शारीरिक फिटनेस वाला होगा वो हर व्यक्ति अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण केंद्र के लिए चुना जाएगा। नहीं भाई,
उल्टा नहीं कर सकते, रिवर्स करके हमारे पास में नहीं पूछा जा सकता, गड़बड़ है, गलत है। ठीक है, मान लो 100 लोग ऐसे हैं जो शारीरिक फिटनेस भी अच्छी है और डॉक्टरेट की डिग्री भी है, उनमें से 10 का नंबर आया है, उनमें से 10 को चुना गया है। ठीक है, तो उल्टे का मतलब तो यह हो गया कि जिसके पास भी 100 के 100 के सेलेक्ट हो जाएंगे, क्या नहीं होंगे? ठीक है, लेकिन जो सेलेक्ट हुआ है उसमें दोनों क्वालिटी जरूर होती है। अगला देखो, अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण कार्यक्रम में चयन के लिए केवल उत्तम शारीरिक फिटनेस रिकॉर्ड प्राप्त करना ही पर्याप्त नहीं है। अब यहां देखो, मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूं इस सवाल को स्टार मार्क कर लेना, इसको छुपा के रख लेना जब तक तुम सेलेक्ट नहीं हो। एग्जाम्पल है, यहां एक शब्द आया है केवल, और ये वो 1% टाइप है, ये वो 1% टाइप है जिसमें, जैसे मैं सिखाता हूं कि भाई केवल शब्द है, ये कहीं ना कहीं आपके निष्कर्ष को, अजम्पशंस को, सबको गलत करने का काम करता है। एनालिटिकल रीजनिंग के ऊपर मेरे भाई मैंने 11 से 12 घंटे के 2 मैराथन ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं गगन प्रताप मैथ्स चैनल के ऊपर, जरूर देख लेना पेपर से पहले अगर तुम सीरियस हो। 100% हेल्प करने वाले सेशंस हैं, तुम्हें मजा आ जाएगा, प्लस तुम्हारी लर्निंग बहुत शानदार हो जाएगी। ठीक है, अब उसी तरह का सवाल है, ये केवल शब्द आया, लेकिन ये किस रेफरेंस में आ रहा है केवल? केवल यहां ये बता रहा है कि उत्तम शारीरिक फिटनेस रिकॉर्ड प्राप्त करना ही पर्याप्त नहीं है। भाई सही बात है, 2 चीजें चाहिए थी इसको, कौन कौन सी? सेलेक्ट होने के लिए इनको चाहिए डॉक्टरल डिग्री और एक्सीलेंट फिजिकल फिटनेस, ये 2 चीजें चाहिए। तो ये केवल किस संदर्भ में आया है कि अकेले व्यक्ति के पास शारीरिक फिटनेस रिकॉर्ड है तो वो पर्याप्त नहीं है। सही बात है भाई, अगर सेलेक्ट होने के लिए डिग्री और फिटनेस दोनों चाहिए, जैसे जीडी का पेपर तुम देते हो, पेपर भी क्लियर करना है और आपको दौड़ भी पास करनी है, यानी कि जो फिजिकल फिटनेस के लिए स्टैंडर्ड है, पीईटी आपके पास में है, वो भी आपको पास करना है। दोनों पास करोगे तो सेलेक्ट होगे, एक भी जगह फेल हो गए बाहर हो तुम, दोनों पास करने। तो वही चीज इसमें, भाई केवल फिजिकल पास करके तुम जीडी के फाइनल लिस्ट में आ जाओगे? नहीं। केवल रिटर्न पास करके जीडी के फाइनल लिस्ट में आ जाओगे? नहीं, दोनों पास करने पड़ेंगे। जैसे मेंस के लिए प्री और मेंस दोनों में अच्छा करना है भाई, दोनों में कट ऑफ क्लियर करनी है तुमको, और फिर फाइनल मेरिट में भी आना है। क्या केवल प्री में कट ऑफ से बहुत अच्छे नंबर लाके तुम सेलेक्ट हो जाओगे? नहीं। केवल मेंस में अच्छा, मेंस में तो जब ही कर पाओ जब प्री में करोगे। तो यहां पे इसने वही बोली है, केवल एक चीज से ये सेलेक्ट नहीं होगा। तो बिल्कुल सही बात है, ये चीज फॉलो कर रही है कंक्लूजन को। यहां केवल शब्द आने के बावजूद ये सही है, क्योंकि केवल अलग संदर्भ में आ रहा है, केवल का अलग सेंस बन रहा है यहां पे। केवल उस संदर्भ में नहीं आ रहा कि कुछ लोगों के ऊपर लिमिट लगा रहा हो, कुछ कंडीशनल शब्द कह रहा हो, कंडीशनल शब्द नहीं है यहां पे। ठीक है, स्टार मार्क कर लेना इसको, ओनली सेकंड यहां फॉलो करेगा। नेक्स्ट आओ, अगला देखो, सारे अच्छे सवाल रखे हैं, सारे वो सवाल रखे हैं जिस लेवल के सवाल तुम्हें देखेंगे। मैं आज खड़ा होके तुमसे कह रहा हूं, पेपर तो अभी लगेगा, पेपर लगने के बाद भी ये वीडियो कहीं नहीं जा रहा, यहीं तुम आओगे और मुझसे कहोगे कि हां सर, टॉपिक वाइज जिस लेवल के सवाल कराए उस लेवल के एग्जाम में देखने को मिले। और इस लेवल पे केवल इस साल नहीं, हर साल मैं तैयार करता हूं स्टूडेंट को, और इसका कारण यह है कि आपके हर एक एग्जाम के एक एक सवाल, एग्जामिनर के दिमाग में क्या चल रहा है, हम भी उनके प्रश्नों को देख करके मैं अपने आप को सबसे ज्यादा अपडेटेड रखता हूं। और सबसे ज्यादा प्रश्न भी मैंने कराए हैं 10 साल में। जब मैं खुद उन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व कराता हूं, मुझे पता रहता है कि अलग अलग पेपर जो कंडक्ट करा रहा है सेम कंपनी, उसके पास कितना डेटा सेट है, किस तरह के वो सवाल पूछ रहा है, किस लेवल के वो सवाल पूछेगा, किस एग्जाम में वो कैसे सवाल पूछता है। और हमेशा एक्यूरेटली और सही गाइड करता हूं स्टूडेंट को इस मामले में। तो बेफिक्र होके जो मॉक्स है ना, तुम कई जगह से मॉक्स लगा रहे होंगे, बहुतों के अंदर डर भी होगा, तुम ये मॉक्स लगाओ और मत छोड़ना एक भी मॉक जितने में लेकर के आऊं। चलिए यहां देखो, हमारे पास में कोडेड फॉर्म का सवाल पूछ रखा है, यूजुअल टाइप है, पहले भी पूछे जाते थे, अभी पूछे जाते हैं, तो इनको पढ़ो। फॉरवर्ड कोडिंग है, ए पहले आ रहा है हमारे पास में। चलिए, यह है एम प्लस क्यू, तो प्लस का अर्थ है एम क्यू की मां है। नेक्स्ट आओ क्यू माइनस आर, माइनस का अर्थ है क्यू आर का भाई है। नेक्स्ट आ जाओ आर प्लस के, प्लस का अर्थ है आर के की मां है। के माइनस वाई यानी के वाई का भाई है। ये हमारे पास में रिलेशन यहां पर बना है। अब हमसे पूछा है एम का वाई से, मतलब वाई का क्या लगेगा ये आपको बताना है। तो वाई की मम्मी है, और मां की मां यानी कि मां का स्क्वायर कौन से विकल्प में? सी विकल्प में। मां की मां नानी, मां का स्क्वायर क्या होता है? नानी। नेक्स्ट आओ, अगला देखो, एक सुबह सूरज निकलने के बाद में नंदिता और रवि एक लॉन में एक दूसरे की तरफ पीट करके बैठे।
पीठ करके बैठे हैं एक दूसरे की तरफ, मुंह करके नहीं बैठे हुए हैं, पीठ करके बैठे हैं। देखो इससे सवाल के आंकड़े बदल जाएंगे। ये छोटी छोटी वो चीजें हैं जो आप लोगों से गलती करवा देती हैं, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी नहीं है। अब ध्यान से देखना, सुबह सूरज कहां होता है? पूरब में। सुबह सूर्य होता है पूरब में। दुनिया के किसी भी कोने में सुबह होगी तो सूरज होगा पूरब में, और हर व्यक्ति की परछाई बनेगी पश्चिम में। हर व्यक्ति की, पेड़ की भी पश्चिम में, व्यक्ति की भी पश्चिम में, गाड़ी की भी पश्चिम में है, बिल्डिंग की भी पश्चिम में, मकान की भी पश्चिम में, हर व्यक्ति की परछाई पश्चिम में होगी, ठीक है। तो अब देखो सवाल को मैं थोड़ा सा बदलूंगा, सवाल आपके लिए सॉल्व हो चुका है। नंदिता की परछाई, परछाई यानी कि पश्चिम, नंदिता की परछाई का मतलब है पश्चिम। अब सवाल परछाई का रहा ही नहीं, ध्यान से देखो। एक सुबह सूरज निकलने के बाद नंदिता और रवि एक लॉन में एक दूसरे की ओर पीठ करके बैठे, पश्चिम ठीक उसके यानी कि नंदिता के बाईं ओर है, नंदिता के बाईं ओर पश्चिम है। पश्चिम तो पश्चिम में ही होगा, पश्चिम तो पश्चिम में ही होगा भाई। इधर होता है पश्चिम, इधर होता है पूरब, परछाई सबकी पश्चिम में बनेगी। तो अब इसने कहा कि नंदिता के पश्चिम में परछाई है। अब नंदिता के पश्चिम में परछाई कब होगी भाई? नंदिता के पश्चिम में कब होगी? जब नंदिता इधर मुंह करके बैठी है। नंदिता इधर मुंह करके बैठेगी तभी नंदिता बोलेगी मेरे लेफ्ट में परछाई है, तभी नंदिता क्या बोलेगी? इसके लेफ्ट में परछाई है हमारे पास में, ठीक है। चलिए, तो लेफ्ट में परछाई है, पश्चिम में परछाई है, मतलब नंदिता का मुंह किधर है? नॉर्थ की तरफ। अब क्योंकि दोनों आदमी पीठ करके बैठे हैं एक दूसरे की तरफ, तो दूसरा व्यक्ति है, दूसरा कौन है? रवि। रवि से दुश्मनी है भाई इसकी, ठीक है, रवि से नाराज चल रही है। तो रवि का मुंह होगा कौन सी दिशा में? दक्षिण दिशा में। दोनों पीठ करके बैठे हुए हैं, ठीक है। ये उत्तर में देखेगी तभी इसकी परछाई इधर। देखो परछाई तो इसकी भी इस तरफ बनेगी, परछाई तो रवि की भी इसी तरफ बनेगी, दोनों की परछाई पश्चिम की ओर ही बननी है, ठीक है। इसने दे दिया था कि बाईं ओर परछाई पड़ रही है, मतलब नंदिता नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ की तरफ फेस कर रही है, तभी इसका बायां इस तरफ होगा, और रवि को साउथ में फेस करना पड़ेगा। दोनों पीठ करके बैठे हैं एक दूसरे की तरफ, पीठ करके, तो ये इधर बैठेगा। रवि किस दिशा में देख रहा है? साउथ में देख रहा है। गेम पूरा बदल जाता अगर ये पीठ करने के बजाय एक दूसरे की तरफ मुंह करके बैठे हुए होते। मैं बता देता हूं वो सिचुएशन भी। एक दूसरे की तरफ मुंह करके बैठते, तब नंदिता बैठती मेरे भाई यहां पे, और रवि बैठता यहां पे, ठीक है। पीठ करके भी बैठेंगे तो भी इससे हमारे पास में क्या हो गया? नंदिता ऊपर, ये इधर, क्लियर। लेकिन रवि जो है वो किस दिशा की तरफ देख रहा है? रवि देख रहा है साउथ की तरफ। नेक्स्ट अगला देखो, दी गई सीरीज को पूरा करने के लिए प्रश्न चिन्ह की जगह कौन सा अक्षर आएगा? सीरीज पूछिए बेसिकली आप लोगों से। पहले अक्षर में देखो पी से ओ आ रहा है हमारे पास, यहाँ पे माइनस का वन हुआ है, ओ से एन आ रहा है, -1 है, एन से एम आ रहा है, -1 है। अगला -1 करोगे तो आ जाएगा एल। एल दो विकल्पों में, टी से यू +1 +1 +1, तो +1 करोगे तो एक्स आएगा भाई। कौन से विकल्प में है? सी विकल्प में दिया है। दो सीरीज हमने चेक करी है, सफिशिएंट हैं। 3 अक्षर हैं तो पहले अक्षरों में श्रृंखला अलग, दूसरों में अलग, तीसरों में अलग। प्री में बहुत पूछे जाते हैं सवाल, और मेंस में भी इसी तरीके से पूछे जाएंगे, कोई चांदी सोना लगा के नहीं पूछे जाएंगे। नेक्स्ट अगला देखो, यहां देखो सवाल है हमारे पास में कि ओपन डाइस दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति बन सकती है, ठीक है, इसको बंद करने पर। और अच्छा सवाल कि दी गई कागज की शीट को मोड़ने पर निम्नलिखित में से कौन सी आकृति बन सकती है? मोड़ोगे तो एक बंद डाइस बनेगा, अभी ये खुला हुआ है, ठीक है। मोड़ने पे एक बंद डाइस हमारे पास में होगा। तो आप विपरीत यहां पे देखो, एकांतर सतह विपरीत होती है, 4 का विपरीत 6 है। एकांतर सतह विपरीत होती है, 1 का विपरीत 5 है। एकांतर सतह विपरीत होती है, 2 का विपरीत हमारे पास में 3 है। ये विपरीत है। अब जो बंद डाइस बनता है, कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूं, क्लियर नहीं है, ध्यान रखना। ऐसा पासा जिसमें एक सतह यहां से, एक यहां से और एक यहां से ली गई है, ऐसा बंद पासा सही बनेगा। विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं दिख सकती। ध्यान से देखो, 2 और 3 विपरीत हैं, क्या 2 और 3 एक साथ दिख सकते हैं? संभव ही नहीं है, ठीक है। 1 और 5 विपरीत हैं, क्या 1 और 5 एक साथ दिख पाएंगे? संभव ही नहीं है। 4 और 6 विपरीत हैं, क्या 4 और 6 एक साथ दिख पाएंगे? संभव ही नहीं है। तो विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं देखी जा सकती। इस आर्ग्यूमेंट से हम एलिमिनेट कर पाए, ए हमारे पास आंसर होगा। बाकी कितने पासे सही वाले बनेंगे, अगर आपको यह पूछना है कि सर सही पासे कितने बन सकते हैं, आप तो ये बता दो टोटल कितने बनेंगे। मास्टर साहब आपकी नॉलेज चेक कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखो सही पासा कौन सा होगा? एक सतह यहां से लेनी है, और यहां से सतह लेने के तरीके कितने हो गए? 2। प्रोबेबिलिटी बता रहा हूं, ठीक है।
परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन बता रहा हूं, कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, यहां से लेने के तरीके दो, यहां से एक लेने के तरीके दो, यहां से एक लेने के तरीके दो, तो 8 तरीके से मतलब 8 3 टाइप के नंबरों का कॉम्बिनेशन, इनको कैसे घुमा के रख लो एक ही माना जाएगा। तो ऐसे 8 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं सही पासों के, जिनमें से एक कॉम्बिनेशन यहां है। यहां देखो 2 ले लिया मेरे भाई यहां से, 4 ले लिया मेरे भाई यहां से, और 5 ले लिया यहां से। सवाल का कॉन्सेप्ट पूरा समझो, ऐसे तो हजारों सवाल बनेंगे, लेकिन अगर तुमने कॉन्सेप्ट ब्रीच कर लिया तो यह समझ लो 100% तुम सही जा रहे हो। नेक्स्ट हो, अगला देखो 42 56 72 90 110। तो यहां हमारे पास में श्रृंखला चल रही है यहां पे, और इसमें अगर आप देखोगे क्या हो रहा है हमारे पास यहां पे, देखिए देखो ये संख्याएं बड़ी प्यारी हैं। पहली बात तो देखते ही आपको ट्रिगर हो जाए, बहुत अच्छी बात। 6 का स्क्वायर प्लस 6 है, 7 का स्क्वायर प्लस 7 है, 8 का स्क्वायर प्लस 8 है, 9 का स्क्वायर प्लस 9 है, 10 का स्क्वायर प्लस 10 है, और इधर 11 का स्क्वायर प्लस 11 होगा, 132। आंसर आ गया डी। ठीक है, एक और तरीका है देखने का कि सर वो क्या है, ध्यान से देखना। ये 7 का स्क्वायर माइनस 7 है, 8 का स्क्वायर माइनस 8 है, 9 का स्क्वायर माइनस 9 है, 10 का स्क्वायर माइनस 10 है, 11 का स्क्वायर माइनस 11 है, 12 का स्क्वायर माइनस 12 होगा, जो 132 आएगा। एक और तरीका है इसको ट्रिगर करने का, देखने का। ये देखो सर 42 है, 6 गुणा 7, ये है सर 7 गुणा 8, ये है सर 8 गुणा 9, ये है सर 9 गुणा 10, ये है सर 10 गुणा 11, ये है सर 11 गुणा 12 हमारे पास। खत्म। ठीक है, ये तीनों थॉट प्रोसेस सेम होते हैं, और इसके ऊपर पता है कितने सवाल होंगे, सोच के देखो। 5000 प्लस क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं इसके ऊपर, और हजारों तो मैं करवा चुका हूं। पिछले 10 साल के एसएससी रेलवे के पेपर्स भरे पड़े हैं बलराम सर रीजनिंग यूट्यूब चैनल पे, बिंदास तरीके से देखो। ठीक है, नेक्स्ट हो 15 50 625 25 80 1600। यहां देखो संख्या यहां तक तो नॉर्मली बढ़ी, यहां बड़ी तेजी से बढ़ गई, प्लस एक नंबर विजन भी दिखाई दे रहा है। सर ये दिखते ही हमें पता है 25 का स्क्वायर है, और ये दिखते ही हमें पता है 40 का स्क्वायर। पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, और विकल्पों में भी हमें ये चीज दिख रही है। ठीक है, अब देखो 50 है तो 25 का स्क्वायर यानी कि सर आधा कर दिया, 80 है तो 40 का स्क्वायर सर आधा कर दिया, और 15 से 50 ये हो गया 3 गुना प्लस 5, और 25 से 80 3 गुना प्लस 5। मतलब लॉजिक क्या लगाया इसने, यहां हमारे पास में ए बी और सी में क्या रिलेशन है, एक तरीके से ए से बी आया है हमारे पास में 3n प्लस 5। ठीक है, यानी कि बी है हमारे पास में 3a प्लस 5, और सी है हमारे पास में बी के आधे का स्क्वायर। ये पैटर्न लगा है। इस तरह के काफ़ी कॉमन क्वेश्चंस आप लोगों से टीसीएस भी पूछता था, और ऐसे काफ़ी कॉमन क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे गए हैं एडीक्यूटी के द्वारा भी। ठीक है, तो चलो भाई ऐसा ही देखो। 110 का आधा 55 होता है, 55 का स्क्वायर करो, 5 की 30 25। ठीक है, और 35 का 3 गुना 105 प्लस 5, ये सही है सर। यहाँ 3 गुना 105 होगा, प्लस 5 हो रहा है, और आधे का स्क्वायर कर रखा है, सही है। 38 के आधे का स्क्वायर नहीं है। 120 का आधा 60 है, 60 का स्क्वायर 3600 होगा, लेकिन 35 का 3 गुना 105 प्लस 10 ये गलत हो जाएगा। इसका 3 गुना 51 प्लस 5 सही है। 56 का आधा 28 है, 28 का स्क्वायर करोगे 729 नहीं आएगा, 27 का स्क्वायर है। तो छोटी छोटी मिस्टेक्स हमने कर रखी है, सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट आइए, अगला देखो। ये है हमारे पास सिलॉक का सवाल पूछा गया। सिलॉक का आप एक क्वेश्चन मान के चल सकते हो। 2022 23 और 24 के जो मेंस के एग्जाम है, एक एक क्वेश्चन से पूछा गया था, और एनालिटिकल रीजनिंग पे ज्यादा फोकस है। एक को भी गायब कर दे तो बात अलग है, बाकी सिलॉक का इंपॉर्टेंस रहता है। तो एक सवाल लगभग आपको देखने को मिलेगा, और लेंदी क्वेश्चंस के आसार हैं। जैसा मैंने रखा है 4 कंक्लूजन पूछे गए। ठीक है, जो किलर आर्गुमेंट मैं सिखाता हूं अगर वो तुम्हारे पास में, तो 4 की जगह ये 40 भी पूछ लेगा तो भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलिए यहां देखो, इसने दिया सम कोट्स आर टेबल्स, नो टेबल इज मिरर, ऑल गोल्ड आइटम्स आर टेबल। अब पहला किलर आर्गुमेंट सुनना, ऑल का निष्कर्ष तभी सही होता है जब कम से कम 2 बार ऑल आए कथन में। सुनना ना, इस तरीके के आर्गुमेंट कहीं मिलेंगे ना किसी किताब में, ना पर्सन के द्वारा। ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं, मैं देता हूं आपको, मेरे बनाए हुए कॉन्सेप्ट हैं। और हाँ बिल्कुल मैं इस लेवल पे तैयार हूं, इस लेवल पे मेरा बैकग्राउंड रहा है कि मैं आपको लिटरली इस तरीके की चीजें सिखाऊं जो देखते ही कुछ निष्कर्षों को गायब कर दे। ठीक है, और देखो यहां देखो, सी से कोट है, टी से टेबल, टी से टेबल, एम से मिरर,
ये समय बचाने के लिए इस तरीके से आपको करना है। गोल्ड आइटम जी लिख दो, इसके लिए ये लिख दो टेबल हमारे पास, ठीक है। डायग्राम बनाना है, सम CRT ये लो भाई, नो TIM ये लो भाई, ऑल GRT पूरा GT में है, इतना हमारे पास हो गया। ये कहता है सम कोट्स आर पॉसिबली गोल्ड संभावना पूछिए कि कुछ कोट पॉसिबली गोल्ड है। ध्यान से देखना, अगर मैं इसको हटा दूं तो इन तीनों की तो आपस में कोई दुश्मनी नहीं है, इन तीनों में सारी संभावनाएं सही होंगी, इन तीनों में पॉजिटिव रिलेशंस हैं, बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, नो गोल्ड आइटम इज मिरर, कोई गोल्ड आइटम मिरर नहीं है, गोल्ड आइटम मिरर नहीं है, बिल्कुल भाई। इन दोनों में दुश्मनी है तो इनके अंदर आने वालों में भी नेगेटिव रिलेशन होगा, बिल्कुल सही है। नो कोट इज मिरर, कोई भी कोट मिरर नहीं है, कोट की कोई दुश्मनी नहीं है, कोट का केवल इतना हिस्सा नेगेटिव रिलेशन रखेगा, पूरा कोट नहीं रखेगा। अगर यहां होता सम कोट इज नॉट मिरर तो हम इसको सही करते, ध्यान रखना, ठीक है। क्यों? क्योंकि कोट का ये हिस्सा आ रहा है टी में, और टी का और इसका तो लड़ाई वाला नाता है, ठीक है। चलिए, तो यहां हमारे पास फर्स्ट एंड सेकंड जो है ये फॉलो करेंगे, कौन से विकल्प में? सी विकल्प में। नेक्स्ट आइए, अगला देखो, ABCDE में से लाइन में खड़े होने के इनके बीच में कौन है? डेटा सफिशिएंसी पूछी गई है। डेटा सफिशिएंसी के ऊपर आपको प्रश्न डेफिनेटली देखने को मिलेगा, मेंस के एग्जाम के अंदर डेफिनेटली देखने को मिलेगा। चलिए, ये लाइन में खड़े हैं तो बीच में कौन है? तो 5 लोग हैं हमारे पास, 3 4 5। अब इन सवालों में क्या होता है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसके बाद में जो आप लोगों को यहाँ पे कथन दे रखे हैं, इन कथन में से कोई भी एक कथन आंसर दे सकता है, या हो सकता है दोनों गलत है, दोनों को मिलाकर आंसर दिया जा सकता है, या आपको चेक करना होता है। तो आपके सामने सवाल है कि बीच में कौन है, और बीच में कौन है इसके लिए हमें जानकारी चाहिए। जैसे मैं आपसे पूछ लूं, बताओ 2 संख्याओं को योगफल कितना होगा, तो तुम बोलोगे मास्टर साहब बता दो हमको 2 संख्याएं, हम 1 सेकंड में बता देंगे आपको योगफल कितना है, ठीक है। तो ये होती है डेटा सफिशिएंसी, कि सवाल का उत्तर देने के लिए कितनी जानकारी की आवश्यकता है। मैं पूछूं 2 लोग एक काम को कितने दिन में करेंगे, तो तुम मुझसे पूछोगे सर हमें बता दो एक एक करके दोनों अलग अलग कितने समय में करते हैं, हम आंसर दे देंगे आपको तुरंत, ठीक है। तो जानकारी है तो सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन कितनी जानकारी रिक्वायर्ड है आंसर लाने के लिए, इस लेवल की अंडरस्टैंडिंग पूछी जाती है। और ये टॉपिक अलग से टॉपिक नहीं, डेटा सफिशिएंसी, रीजनिंग के हर टॉपिक के ऊपर सवाल आपको देखने को मिलेगा। रीजनिंग ही नहीं, मैथ के ऊपर भी डेटा सफिशिएंसी बनती है, जीके जीएस पे भी डेटा सफिशिएंसी बनती है, इंग्लिश के अंदर भी डेटा सफिशिएंसी पूछी जाती है, ठीक है। चलिए, यहां देखो, सी हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी, डी के लेफ्ट में थर्ड है सी, इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ ए, सी इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ ए, ए के इमीडिएट राइट में दोनों पड़ोसी हो गए, ए सी और ये, तो इतना हमें पता चल गया, ए सी और 2 छोड़ के डी इस तरफ, एंड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई, ठीक है। सी इज इमीडिएट राइट ऑफ ए एंड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई, ई के लेफ्ट में सेकंड है। अब देखो हमें पता लग गया यहां पे कि इस जगह कौन आएगा, इस जगह आएगा हमारे पास में बी, तो हमारे सवाल का उत्तर इससे मिल रहा है, पूरे सॉल्व कर दिया इसने, सवाल का आंसर हमें मिल रहा है, यानी कि ये अकेला पर्याप्त है। अब दूसरे वाले को चेक करो, सी इज सीटेड टू द लेफ्ट ऑफ ई, अलग से यहां पे हम लिखेंगे पांचों की व्यवस्था। इसने कहा है सी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई, ई के लेफ्ट में सेकंड है सी, हु यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन है, ये बात कर रहा है ई की, ठीक है। ई इज नॉट एट एनी ऑफ द एंड, ई किसी भी एंड पे नहीं है, मतलब ई मेरे भाई यहां भी नहीं है, ई हमारे पास यहां भी नहीं है, इसका मतलब क्लियर है कि ई या तो इस जगह होगा या इस जगह होगा। नेक्स्ट आओ, एंड हु इज नॉट एट एनी ऑफ द एंड्स, एंड हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ ए, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई, एंड लगा दिया यहां पे कॉमा के बाद में, एंड हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ ए, ई के बारे में बात कर रहा है, ए के राइट में थर्ड है, ठीक है। ए के राइट में 1 2 थर्ड हमारे पास यहां पर हो गया। तो अब इस व्यवस्था की अगर मैं बात करूं तो ई को यहीं होना पड़ेगा, एक छोड़ के सी इधर होगा, ए इस तरफ होगा, ये हमारे पास व्यवस्था आ गई। अब देखो यहां और यहां कौन व्यक्ति होंगे, इस बारे में इसने कोई जानकारी नहीं दी है, ठीक है। डी इज एट वन ऑफ द एंड, डी एक एंड पे है,
डी एक एंड पे आपके पास में है। तो अब यहां बी बच गया और बी के बारे में हम बता सकते हैं, यानी सेकंड वाला स्टेटमेंट भी अकेला आंसर दे सकता है या फिर पहला वाला अकेला आंसर दे सकता है। आपको आंसर चाहिए दोनों कथनों में से किसी से भी पूछ लो, पहले से या फिर दूसरे से। तो अब ऐसे में आंसर क्या लगाओगे, आइदर और लगाना, बोथ वाला मत लगा देना। यहां मैंने वो सवाल रखे हैं जिनके अंदर तुम गलतियां करते हो सॉल्व करने के बाद भी, और मेरे भाई बहुत कष्ट होता है जब तुमने समय दे दिया, 30 40 50 सेकंड खर्च कर दिए और उसके बाद में तुम गलती कर दो, नेगेटिव आ जाए, तुम सिलेक्शन छोड़ देते हो उस सवाल के अंदर। और रीजनिंग में तो भाई लिटरली अगर ऐसा सवाल है और उसमें तुमने गलती करी है, तो रीजनिंग में 2 सवाल तुम गलत कर दो, तुम्हारा कॉम्पिटिटर तुम्हें मौका नहीं देगा उन सवालों में वापस खड़ा होने का, उन नंबरों की भरपाई करना मुश्किल हो जाएगा। मैथ का अच्छा सवाल अच्छे स्टूडेंट, बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट गलत करेंगे, इंग्लिश का अच्छा सवाल बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट गलत करेंगे, लेकिन रीजनिंग में कोई भी चीज इतनी ज्यादा अच्छी सिटिंग अरेंजमेंट और एनालिटिकल में हो सकती है, अदरवाइज बाकी टॉपिक्स में ऐसा हिसाब है कि बच्चा सॉल्व कर ही देता है, बस क्वेश्चंस को ट्रिकी रखा जाता है ताकि सिली मिस्टेक तुम करो। अब तुम्हें वो सिली मिस्टेक नहीं देनी है, मैं ये कह रहा हूं तुमसे, ये सिली मिस्टेक नहीं देनी है। और ये सारे सवाल बहुत सिलेक्टेड तरीके से मैंने रखे हैं, और बिल्कुल वो क्वेश्चंस हैं जिस टाइप के, जिस तरीके के, जिस लेवल के तुम्हें देखने को मिलेंगे। धड़ल्ले से कहता हूँ ये चीज मैं, और हर पेपर में कहता हूँ, बहुत लिमिटेड मॉक्स कराता हूँ, लेकिन एकदम सोना खरा सोना होते हैं मॉक्स आपके लिए। चलिए आइदर और यहां पे होगा। नेक्स्ट आ जाओ, यहां पे अगला सवाल है हमारे पास में, उस विकल्प का चयन करो जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से रिलेटेड है। एनालॉजिकल रिलेशन यहां पे दे रखा है, देखिए 166 का रिलेशन 438 के साथ में है, 253 का रिलेशन किसके साथ में होगा। तो देखिए यहां हमारे पास में अगर देखा जाए तो सर 166 जो है इससे 438 हमारे पास में आ रहा है, ठीक है। संख्याएं बड़ी प्यारी हैं, यहाँ पे आपको नंबर विजन देखना चाहिए। सर ये हमारे पास में 13 का स्क्वायर -3 है, और इधर देखोगे 21 का स्क्वायर 441 -3 है। ये हमारे पास 16 का स्क्वायर 256 -3 है। तो ध्यान से देखना, 13 से 21 आ रहा है प्लस का 8, 16 में अगर 8 जोड़ोगे तो आएगा 24, 24 का स्क्वायर -3 होगा 576 -3 573 होगा। सारे नंबर ऐसे हैं जो स्क्वायर पूर्ण वर्ग संख्या से 3 छोटे हैं। ऐसे बहुत सारे सवाल आपके रीसेंट एग्जाम में भी और एडीक्यूटी पैटर्न्स के अंदर भी आप लोगों से, और टीसीएस पैटर्न सभी जगह पूछे जा चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट आओ, अगला देखो, यहां है हमारे पास, आप एक बिजी रिटेल स्टोर मैनेज करते हैं, बिजी रिटेल स्टोर मैनेज करते हो आप, ठीक है। बिजी का मतलब है हमेशा कस्टमर रहते हैं। एक पुराना कीमती कस्टमर, ठीक है, कीमती कस्टमर से मतलब है वैल्यूड कस्टमर, ठीक है, इंग्लिश का पूरा ट्रांसलेशन कर दिया। वैल्यूड कस्टमर वो होते हैं जो रेगुलरली आपकी दुकान पे आते रहते हैं और शॉपिंग वगैरह करते हैं, ठीक है। और आप जितना बेचोगे उतना आप कमाओगे, और एज ए बिजनेसमैन आपको कस्टमर्स की रेस्पेक्ट करनी होती है, वो कहते हैं ना कस्टमर भगवान है। तो एक पुराना कीमती कस्टमर एक आइटम के रिफंड मांग रहा है, वो आइटम के लिए बोल रहा है कि इसका रिफंड दे दो, जो ऑफिशियली 30 दिन की रिटर्न विंडो से बाहर है, और आपका एक ऑफिशियल विंडो है 30 दिन की, उस विंडो के बाहर है, वो 30 दिन के बाद में लेकर के आ रहा है आइटम को, लेकिन वो वैल्यूड कस्टमर है। कंडीशन को पूरा पढ़ो और समझो, ठीक है, क्योंकि उसके पास में ओरिजिनल रसीद नहीं है। अगर आप मना करते हैं तो वे आपके स्टोर से दोबारा कभी शॉपिंग न करने की धमकी देते हैं। आप मना करोगे तो वो ये कहेगा कि दोबारा शॉपिंग नहीं करेगा, और जैसा बता रखा है कि वो कीमती कस्टमर है, यानी कि वो अच्छी खासी सेल उससे होती है, रेगुलर आपके पास में आता है, आपको क्या जवाब देना चाहिए। अब देखो यहाँ पे इधर कुआं उधर खाई वाली बात हो गई। एक तो आपका वैल्यूड कस्टमर है, हमेशा आपके स्टोर पे आता है, ठीक है, और यहाँ पे वो वाली बात नहीं है गवर्नमेंट वाली कि नियम है तो सबके लिए नियम समान है, ट्रैफिक रूल अमीर तोड़ेगा तो भी सजा होगी, गरीब तोड़ेगा तो भी सजा होगी, वो वाली बात यहाँ पे नहीं है। एज ए बिजनेसमैन यू कैन नॉट लूज योर कस्टमर्स, योर कस्टमर्स आर समवन हु आर, जो रेस्पॉन्सिबल हैं आपकी उस खरीदारी के साथ में एग्जिस्ट मार्केट में करने के लिए, ठीक है। तो अब क्या जवाब देना चाहिए, हाउ शुड यू रेस्पॉन्ड, आपके रेस्पॉन्ड कैसे आपको करना है, आपकी डिसीजन मेकिंग इन प्रश्नों के द्वारा चेक होती है, ठीक है। ऑप्शन जितने अच्छे होंगे सवाल उतना ही चैलेंजिंग होगा। चलिए देखें, ग्रांट द रिफंड इमीडिएटली एंड रिटेन द वैल्यूड कस्टमर इग्नोरिंग द पॉलिसी। किसी भी चीज को इग्नोर करने की बात आएगी तो इस तरह का विकल्प आपका ज्यादातर केसेस में गलत ही होता है, इग्नोर करने की बात जहां भी आएगी, ठीक है। आपको
दोनों तरफ की चीजों को बैलेंस करना होता है ऐसी सिचुएशन में, जब इधर कुआं उधर खाई हो। इन्फॉर्म द कस्टमर दैट सिंस दे डोंट हैव द रिसिप्ट यू कैन नॉट टेक एनी एक्शन। भाई ऐसा आप बोल रहे हो तो ऐसा तो आप नॉर्मल कस्टमर के साथ भी करते हैं, आपने उसके साथ अलग क्या किया? वो तो आपका वैल्यूड कस्टमर है। आप उसको ये बोलो कि 30 दिन की पॉलिसी है, हमारी पॉलिसी के अकॉर्डिंग अब रिफंड नहीं होगा, आप चले जाओ, तो भाई साहब नहीं आएगा ना स्टोर पे। वो तुम कोई वो तो हो नहीं ट्रैफिक पुलिस वाले कि लोग तो गाड़ी चलाएंगे चलाएंगे, मैं तो जैसा हूं वैसा ही रहूंगा सबके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अपना बिहेवियर थोड़ा सा उसके प्रति अलग रखना पड़ेगा। एक्सप्लेन दी 30 डे पॉलिसी बट ऑफर स्टोर क्रेडिट और एक्सचेंज एज ए गुडविल जेस्चर। ये सबसे सही चीज है। उसको आप 30 दिन वाली पॉलिसी समझाओ कि हमारी 30 दिन की पॉलिसी है। अब पॉलिसी समझा के ऐसा नहीं छोड़ दिया कि अब जा भाई तू 30 दिन की पॉलिसी है, नहीं। आप उसको एक गुडविल जेस्चर के रूप में, क्योंकि आपका रेगुलर कस्टमर है, आप उसको ऑफर स्टोर क्रेडिट आप उसको ऑफर कर दो, 30 दिन की पॉलिसी के बारे में बताओ और गुडविल जेस्चर के तौर पे स्टोर क्रेडिट या एक्सचेंज उसको ऑफर कर दो। ठीक है, जैसा आपको सूटेबल लगे। तो ये चीज आप कर रहे हो तो दोनों तरफ से उसको संभाल रहे हो, कस्टमर को भी नहीं खो रहे हो, प्लस आप अपनी पॉलिसी से भी उसको अवगत करा रहे हो जो आपको कराना है। सी हमारे पास में एक सही डिसीजन होगा ऐसी सिचुएशन में। कॉल सिक्योरिटी टू एस्कॉर्ट। भाई सिक्योरिटी को बुला के उसको एस्कॉर्ट करवाओगे कि निकालो उसको बाहर, कोई रिफंड नहीं मिलेगा इसको, तो ये आप कर सकते हो, लेकिन फिर ऐसे आप दुकान नहीं चला पाओगे ना। नेक्स्ट अगला देखो, बैंक ने सभी शाखाओं में क्यूआर कोड आधारित लेन देन शुरू कर दिए। क्यूआर कोड के ऊपर आधारित बैंक ने लेन देन स्टार्ट कर दिया। अब ऐसे सवालों में कथन को 100% सही माना जाता है। क्या माना जाता है? 100% ट्रू। ध्यान से देखो, अनुमान है, कुछ इन्फ्रेंस आपको दे रखे। अनुमान है कस्टमर्स आर एक्सपेक्टेड टू यूज डिजिटल मेथड्स मोर। देखो, किसी भी तरह का कथन या गवर्नमेंट डिसीजन या बैंक का डिसीजन आपको दिया जाता है तो उसके संदर्भ में ये मान के चला जाता है कि अगर कोई चीज ऑफर की जा रही है, कोई पॉलिसी लाई जा रही है, तो लोगों का उस पर फर्क पड़ेगा, लोगों का उसकी तरफ रुझान बढ़ेगा, ज्यादा लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। इस तरह के अजम्पशंस और इन्फ्रेंस सही होते हैं। ठीक है, तो इसने कहा कस्टमर्स आर एक्सपेक्टेड टू यूज डिजिटल मेथड मोर। बिल्कुल, पहले की तुलना में ज्यादा लोग इस मेथड का इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल, अगर बैंक कोई नई चीज लेकर के आ रहा है, भले वो डिजिटल की है या बैंक के अंदर ही किसी तरह की सुविधा है, तो भले ही वो किसी भी चीज के बारे में, क्रेडिट कार्ड के बारे में कुछ नया लेकर के आ रही है, तो उससे ज्यादा लोग क्रेडिट कार्ड लेंगे। इस तरह का जम्सन सही होगा। अगर वो कुछ ऐसी पॉलिसी ला रही है कि लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, तो उसके संदर्भ में यह माना जाएगा कि अब लोगों को कम लाइन में लगना पड़ेगा पहले की तुलना में। अगर वो कुछ डिजिटल लेकर के आ रही है कि भाई इससे डिजिटली तुम ये काम कर पाओगे, तो उससे डिजिटल कस्टमर्स की संख्या बढ़ेगी। इस तरह के अजम्पशंस सही होते हैं, ध्यान रखना इन चीज को। ट्रेडिशनल बैंकिंग कस्टमर्स विल बी फेस्ड आउट। देखो, ट्रेडिशनल के बारे में इसने कोई बात नहीं कर रखी। ट्रेडिशनल के बारे में इसने कोई बात नहीं कर रही, वो बढ़ेंगे घटेंगे नहीं पता। ठीक है, इसका कोई इफेक्ट इसके ऊपर हमारे पास में यहां पर नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ओनली फर्स्ट हमारे पास यहां पर फॉलो करेगा। नेक्स्ट आई, अगला देखो, उस आकृति का चयन करो जो प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह लेगी या निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में आगे आएगी। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? ध्यान से देखो यहां पे क्या लॉजिक लग रहा है। देखो, इन सवालों में या तो एक लॉजिक हो सकता है अकेला, या दो अल्टरनेट लॉजिक हो सकते हैं। हमें नहीं पता कि यहां पे क्या है, लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं जो आपका काफी हद तक टाइम बचाएगी, कि यहां पहले से दूसरे में मान लो इसमें दो लॉजिक हैं, इधर पहला लॉजिक इधर दूसरा, इधर पहला लॉजिक इधर दूसरा। तो इतना क्लियर है कि एक अकेला लॉजिक होगा तब भी और दो लॉजिक होंगे तब भी, यहां से यहां जो तर्क होगा वही रिलेशन इधर होगा, दूसरे से तीसरे में जो लॉजिक है वही रिलेशन चौथे से पांचवें में होगा। भले ही इसमें दो तर्क हो या अकेला तर्क हो। तो तुम्हें करना क्या है, अगर चार आकृतियों के बाद में पांचवी पूछी है तो तुम इनमें लॉजिक देखो, भले ही कितने लॉजिक इसमें हो, एक हो या दो हो, अल्टरनेट हो, आपको यहां जो तर्क मिलेगा वही आंसर के लिए यूज होगा। ध्यान रखना इस पॉइंट को, छोटे छोटे पॉइंट समय बचाते हैं आपका, और ये वाले क्वेश्चन हल्का सा समय ले सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो, नोटिस करो क्या हो रहा है। सर ये जा रहा है इधर, ये ट्राइंगल जा रहा है इधर, एल जा रहा है इधर, स्टार जा रहा है इधर, ओ जा रहा है ऊपर, ये जा रहा है ऊपर, ये तो आपस में घूम रहे, और आर आ गया नीचे, ए आ गया नीचे, एफ जा रहा है ऊपर की तरफ। ये हमारे पास तर्क लगा है। एजिटिस लगा दो उधर कि सर आपने पेन चला दिया, आप तो चीटिंग 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 करते हो। हम कैसे पेन चलाएंगे स्क्रीन पे बताओ? तो तुम्हें पेन नहीं चलाना मेरे भाई, तुम इस तरीके से दर्शा देना, इस तरीके से तुमको रिप्रेजेंट करना है। जल्दी से ऐसे सर्कल सर्कल रिप्रेजेंट करना। लॉजिक दिख रहा है कि ये लॉजिक लगा है
इस तरीके से तर्क को रिप्रेजेंट कर दो। ये चीज तुम्हारा काफी हद तक समय बचाएगी, प्लस तुम्हें भूलने में नहीं देगी कि लॉजिक क्या लगा है। ये पैटर्न है तुम्हारा, इतना तुम कर सकते हो, ये चीज करनी है तुमको। हाँ, तुम यहां नहीं चला पाओगे मुझे पता है, लेकिन तुम ऐसे चला पाओगे पैटर्न को डिनोट करने के लिए। टिपिकल पैटर्न लगे जाते हैं, 9 एलिमेंट है इसमें। क्लियर है? चलिए, तो इधर देखो एफ इधर, एल इधर, एरो इधर, ट्राइंगल इधर, सर्कल इस तरफ और स्क्वायर हमारे पास यहाँ पे है। और इधर देखा जाए तो सर आर इधर आएगा, ए इधर आएगा और हार्ट हमारे पास ऊपर की तरफ जाएगा। ऐसा कौन से विकल्प में है? हार्ट और हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, क्या लॉजिक था इसमें? दोनों नीचे, नीचे वाला ऊपर गया है, हार्ट ऊपर की तरफ गया है, तो यही लॉजिक होना चाहिए। आर नीचे, ए नीचे और एफ ऊपर गया है। ठीक, और यहाँ स्टार, सर्कल, ट्राइंगल। ठीक है, तो ऐसा हमारे पास में किसी में भी नहीं दे रखा, गड़बड़ कर रखी है इसने थोड़ी सी। ऐसा विकल्प इसने नहीं दिया है, बल्कि इसने रोटेशन लगा दिया ये वाला, इधर की दिशा वाला। इसमें ऐसा रोटेशन थोड़ी था, यहाँ से यहाँ ट्राइंगल नीचे आया है, तो इसने गड़बड़ कर दी एक। एक्चुअल में ये आंसर तो ये वाला करना चाह रहा है, लेकिन यहाँ इसने गड़बड़ करी है। इसने देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ हो रहा है ये इधर गया, ये इधर गया, ये इस तरफ जा रहा है, एफ इधर, ए इस तरफ, आर इस तरफ, और इसमें देखा जाए एल नीचे, ये नीचे, ट्राइंगल ऊपर। ऐसा लॉजिक है। इसमें लॉजिक बदल जाता है, इधर घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में रोटेशन है दोनों जगह। इसमें भी अगर देखा जाए, एफ इधर गया, ये घड़ी की दिशा में ही रोटेशन है। तो इधर भी हमारे पास वही होगा, ये आर और इधर आएगा, और इनमें घड़ी की दिशा में रोटेशन होगा, एफ इधर, एल इधर। तो इसने उल्टा रोटेशन लगा दिया है, बाई मिस्टेक हुआ है। तो गलत तो डी भी है, सही आंसर होगा ये वाला। ठीक है, सही आंसर होगा जो मैंने यहाँ मेंशन किया। ठीक है, ऐसे आपको लॉजिक देखने होते हैं। नेक्स्ट टाइम अगला देखो, उत्तर की ओर मुंह किए हुए लोगों की एक पंक्ति में प्रिंस दाएं छोर से 5वें स्थान पे, अमित दाएं छोर से 15वें स्थान पे। रैंकिंग टेस्ट के ऊपर सवाल है, अगेन रैंकिंग टेस्ट के ऊपर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि प्रश्न आप लोगों से पूछा जाए। ठीक है, उत्तर की ओर मुंह है, प्रिंस दाएं से 5वें स्थान पे, यहां है प्रिंस कौन से स्थान पे? 5th। ठीक है, और अमित दाएं से 15वें स्थान पे है, अमित दाएं से 15वें स्थान पे है, ये हो गया अमित 15th। अमित प्रिंस और आदित्य के ठीक बीच में, अमित दो लोगों के बीच में है, प्रिंस और आदित्य, मतलब आदित्य यहां होगा, आदित्य यहां पे होगा, इनके बीच में है। और बीच का मतलब क्या होता है? ठीक है, ये बीच में है। ठीक है, यदि आदित्य पंक्ति के बाएं छोर से 6ठे स्थान पे है, आदित्य बाएं छोर से 6th पोजीशन पे है, आदित्य की स्थिति आ गई, तो पंक्ति में कितने लोग हैं? ध्यान से देखना, अमित इज एग्जैक्टली बिटवीन, यहां पे एक चीज बोली है, ठीक बीच में। ठीक बीच का मतलब क्या होता है? ठीक बीच का मतलब होता है बीचों बीच में। इसका मतलब यहां अगर मान लो x लोग हैं, इतने ही लोग इस तरफ होंगे। अब देखो, दो कॉन्सेप्ट लगाने फटाफट इसमें। एक कॉन्सेप्ट ये कि एक ही छोर से दो लोगों का स्थान दे रखा है, इसका 5वां, इसका 15वां, तो इस x का मान निकालते हैं, 15 - 5, डिफरेंस में से एक घटा दो तो ये होगा 9। तो x आ गया 9, x क्या आ गया? 9 आ गया हमारे पास। अब टोटल निकाल लो, देखो यहां से और अमित तक टोटल कितने? 15, प्लस यहां से बीच में कितने हैं? 9, प्लस यहां से आदित्य तक जिसमें आदित्य भी शामिल है, कितने हैं? 6। ये टोटल होंगे, टोटल हो गया 30 हमारे पास। कौन से विकल्प में? डी में। इन सवालों में मिस्टेक होती है एक की, और यहां पे विकल्प देखो 29, 30, 31, 32, ये आपके पास विकल्प होते हैं। नेक्स्ट आओ, अगला देखो यहां देखो हमारे पास एनालॉजिकल रिलेशन पूछा गया है, और 4 अक्षरों से 8 अक्षर आ रहे हैं, 1 to many का रिलेशन है। अगर 4 से 8 आ रहे हैं मतलब हर अक्षर से दुगने हो रहे हैं। अब रिलेशन देखो यहां पे कैसा लगा है, ड्यून आपके पास यहां पे है, और BG SX LQ CH यहां पे है। तो आप देखोगे कि सर यह है 4, यह है 21, यह है 14, यह है 5 हमारे पास में, 2 है, 7 है, 19 है, 24 है, 12 है, 17 है, 3 है, 8 हमारे पास में है।
तो 4 से 2 आ रहा है, माइनस का 2 है, 4 से 7 आ रहा है, प्लस का 3, 21 से 19 आ रहा है, माइनस 2 है, यहाँ पे देखोगे प्लस का 3, 14 से 12 माइनस 2 है, यहाँ देखोगे प्लस का 3, यहाँ से देखोगे माइनस 2 है, इधर से देखोगे प्लस का 3। यानी एग्जैक्टली 1 से 2 पहले से पहले का रिलेशन ही चल रहा है। इसकी जगह ये हो सकता था कि भाई इसका रिलेशन इन दोनों के साथ में हो, पहले से आखिरी का पैटर्न हो या क्रॉस का पैटर्न हो, हमारे पास में सारे पैटर्न्स पॉसिबल होते हैं। किंग में देखो, यहां देखो माइनस का 2 करोगे तो आई है, प्लस का 3 करते हो तो एन है, माइनस का 2 करोगे तो जी है, और प्लस का 3 करोगे तो एल है, माइनस का 2 करोगे तो एल है, प्लस का 3 करोगे तो हमारे पास क्यू है, माइनस का 2 करोगे तो हमारे पास में ई है, और प्लस का 3 करते हो तो जे हमारे पास में होगा। ठीक है, कौन से विकल्प में है हमारे पास, आई एन जी डबल एल क्यू ई जे, सी विकल्प में आपको दिया हुआ है, सी हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। आ गया। अगला देखो, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या आपको ज्ञात करनी है, टोटल ट्राइंगल्स कितने होंगे। ठीक है, कुल त्रिभुजों की संख्या हमारे पास में कितनी होगी। तो देखिए, कंस्ट्रक्शन अप्रोच मैं आपको सिखा रहा हूं। कंस्ट्रक्शन अप्रोच के ऊपर बलराम सर रीजनिंग चैनल के ऊपर भी मैंने काउंटिंग ऑफ फिगर का रीसेंट सेशन भी डाला है, और इसके पहले भी मैं डाल चुका हूं। ये अप्रोच तुम सीख लो, ये यूनिक अप्रोच है, अलग है, कहीं आपको नहीं मिलेगी। इस तरीके से मैंने डिजाइन करी है आपके लिए, और इसी अप्रोच से मैंने पिछले 10 साल के पेपर करवाए। तो एकदम प्रूवन और सटीक अप्रोच है। इस टॉपिक में कोई फिक्स अप्रोच नहीं होती, मैं आपको फिक्स अप्रोच बताता हूं। मैं आपको उंगलियों से काउंट करने से बचाता हूं, उंगली से काउंट करोगे गलती कर जाओगे। यहां देखो, केवल यहां मैं पूछूं कितने ट्राइंगल है, कंस्ट्रक्शन करो, कितने हैं, 1 2 3, 3 त्रिभुज हैं सर। एक एक करके लाइन बाय लाइन समझाता हुआ चलूंगा। अब देखो, एक लाइन हमने यहां ऐड करी, तो इस रेखा की वजह से एक त्रिभुज यहां, एक त्रिभुज यहां, 2 त्रिभुज हमारे पास में आ गए। फिर देखो, ये लाइन आती है एक और, ये लाइन आई हमारे पास, इस लाल रेखा की वजह से यहां त्रिभुज है, लाल रेखा की वजह से यहां त्रिभुज है। ठीक है, 2 त्रिभुज है। आगे बढ़ाओ इसको, अलग अलग रंग की रेखा में ले रहा हूं, आप समझ सको। केवल इस हरी रेखा की वजह से देखो, नीचे तो त्रिभुज नहीं है, ऊपर की तरफ एक त्रिभुज बनेगा, एक। अब देखो, ये जो पूरी रेखा है, पूरी भी तो एक नई रेखा होगी, इसके कारण देखो, इस पूरी रेखा के कारण यहां त्रिभुज, इस पूरी रेखा के कारण यहां त्रिभुज, और तो नहीं बनेंगे, यानी कि 2 त्रिभुज। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 3 हमारे पास 10 होंगे। कौन से विकल्प में, डी विकल्प में आपको दिया हुआ है, डी आपके पास करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से कंस्ट्रक्शन अप्रोच आपको लगानी होती है। ठीक है, आगे आइए। यहां देखो, एक सीरीज आपको दे रखी है, 1 5 11 19 29। नेक्स्ट हमारे पास यहां पर क्या होगा, तो क्या हो रहा है, सीरीज हमारे पास में धीरे धीरे बढ़ती हुई जा रही है ग्रेजुअली, यानी कि डिफरेंस आप चेक करोगे, यहाँ है अंतर 4 का, यहाँ है अंतर 6 का, यहाँ है अंतर हमारे पास में कितने का, 8 का, यहाँ है अंतर हमारे पास 10 का, और यहाँ है अंतर हमारे पास में 12 का। तो नेक्स्ट आ जाएगा 41, कौन से विकल्प में, ए में। क्या चल रहा है ये हमारे पास, एक तरीके से ये सारी संख्या प्राइम नंबर तो नहीं है क्योंकि एक है। ठीक है, डिफरेंस हमारे पास ग्रेजुअली बढ़ता हुआ जा रहा है। तो ये L1 था, ये एक समांतर श्रेणी है, 2 2 के अंतर से बढ़ती हुई जा रही है हमारे पास में। तो L1 जो है एक AP है, समांतर श्रेणी है, 2 के अंतर से बढ़ती हुई जा रही है। ठीक है, देखो तो आंसर हो गया ये हमने यहाँ पे 30 क्वेश्चंस टोटल देखे हैं, और प्रश्नों का स्तर मैंने वही रखा है जैसा मेंस में एक्सपेक्टेड है, जैसा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ना उससे ज़्यादा खींचा ना उससे कम खींचा है। और मेरी खास बात यही है कि जो भी मॉक्स मैं लेकर के आता हूँ सेलेक्टेड होते हैं, इसके अंदर टू द पॉइंट चीज़ें आपको देखने को मिलती है। ठीक है, और बिल्कुल इसी तरीके के मैं और भी मॉक आपके लिए लेकर के आऊँगा। सारे मॉक आप देख करके जाओ, आप कई सोर्सेज से कर रहे होंगे, आप यहाँ से भी करो। अगर आप नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और इसके साथ ही सेशन को लाइक कर लो। ठीक है, और इसकी जो PDF है ये आपको मैं टेलीग्राम पे अवेलेबल करा दूंगा, बलराम सर रीजनिंग के टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, चलिए दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कैसा ये सेशन था, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, और आपकी लर्निंग कैसी रही इसके थ्रू। धन्यवाद।